नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर हिमांगी कडलक और आप सभी को बहुत बड़ा धन्यवाद जो आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते हो। और जो सीरीज ऑन वुमेन एंटरप्रेन्योर जो है वो सीरीज में मैंने और एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग एक महिला को लेके आई हूँ। उनका नाम है मिस कविता डामरे। वो जो मैडम है वो नागपुर से है और मैं जो ये इंटरव्यू ले रही हूँ ये उन्हीं के घर से ले रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनका बहुत बड़े तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और स्वागत भी करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के लिए और आपके लिए इतना टाइम निकालने के लिए। और आपके साथ अभी वो सारी जो बातें करेंगी वो आपके लिए ही कर रही है। तो जी वेलकम जी कविता मैडम। जी जी थैंक यू हिमांगी जी, नमस्कार आपको और आप सभी जो दर्शक हैं जो मुझे देख रहे हैं सभी को नमस्कार। और मैं यहाँ पर इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहूँगी डॉक्टर हिमांगी कडलक का, जो स्वयं एक सेल्फ मेड वुमेन है और काफ़ी बेहतर काम कर रही है और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को जिस तरीके से बढ़ावा दे रही है। वुमेन एंटरप्रेन्योर जो छोटे छोटे अलग अलग लेवल पे काम कर रही है, उन सारी महिलाओं के जो कर्तृत्व हैं, जो उन्होंने कार्य किए हुए हैं, उन कार्यों को आप तक पहुंचाने का जो एक माध्यम बनी है वो वाकई में सराहनीय है। इट्स इनक्रेडिबल और वो आप बहुत बेहतर कर रही है हिमांगी। और आपने मुझे एक अवसर प्रदान किया है इस माध्यम से, आपके यूट्यूब चैनल से, कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं महिलाओं को डेवलपमेंट करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के माध्यम से, ये कार्य को मैं आपके जरिए से कई सारे लोगों तक पहुंचाने का एक जो आप माध्यम बनी हैं उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और आप सभी को मैं धन्यवाद देकर नमस्कार करती हूँ। जी जैसे मैंने आपसे अकेले में बात की है और जब मैंने आपसे बात की तो वैसे तो मैं पहले से ही आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ और जब भी मैंने आपको पहली बार देखा था तभी मुझे लगा था कि इसमें कुछ तो अलग है जी कुछ तो अलग है। और फिर धीरे धीरे जिस तरीके से आपसे बातें हुई, जिस तरीके से आपके बातों से मुझे समझ में आया किस तरीके से आप काम कर रहे हैं और वो भी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम कर रहे हैं जी। तो मुझे लगा कि आप बहुत सही महिलाएं रहेगी, ना कि एज ए वुमेन एंटरप्रेन्योर बट कितने सारे आपने महिलाओं को या पुरुषों को एंटरप्रेन्योर्स बनाया है और आपने बहुत लोगों को ट्रेनिंग भी दिया है। तो ये जो इंटरव्यू है वो उसके ऊपर ज्यादा फोकस होने वाला है। तो ये जो प्रेक्षक है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैडम जो है ट्रेनिंग देती है नए नए इंटरप्रेन्योर्स को कि सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करें, आगे कैसे जाए, फंडिंग है, मार्केटिंग है, ये सारी चीजों के लिए आपको बहुत बड़ा उसका उपयोग होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मैडम ये बताइए कि आपके शब्दों में ही थोड़ा परिचय करके दीजिए। जी 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 थैंक यू। मेरा नाम कविता डंभारे है, मेरे फादर का नाम पंजाबराव है। मेरा पूरा नाम कविता पंजाबराव डंभारे है। मैं नागपुर से ही हूँ और सभी पढ़ाई वगैरह सब नागपुर में ही हुआ है हमारा। और जो मेरा कार्य क्षेत्र है वो एक हमारी ही चॉइस है, हम ही उसे चुनते हैं। तो कार्य क्षेत्र मेरा लगभग मध्य भारत और कुछ पोर्शन दिल्ली और कुछ पोर्शन हरियाणा का, इस तरीके से हमारा कार्य क्षेत्र रहा है। मेरा बेसिक एजुकेशन जो हुआ है वो नागपुर में ही हुआ है, कॉलेज लेवल का पढ़ाई भी नागपुर में ही हुआ है और मेरे कार्यों की शुरुआत भी सब नागपुर से ही हुई है। मेरा परिवार भी नागपुर में ही है। मेरे फैमिली में मेरी आई है, मेरी माता जी, हम 5 बहनें हैं, मेरा एक भाई है और सभी भाई बहन जितने हैं मेरे वो सारे अपने अपने घरों में वेल सेटल्ड है और खुश है काफ़ी। मेरी जॉब करती है, अच्छे पोजीशंस पे काम करती है और मैं पूरे फैमिली के साथ साथ जिन जिन लोगों के लिए काम करते हैं हम या जो हमसे जुड़े हुए या जुड़ना चाहते हैं, इन सभी को एक परिवार मानते हुए मैं इस क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ हिमांगी जी। या जैसे आपका अभी जो आप जो काम कर रहे हैं वो किसके ऊपर काम कर रहे हैं? जी हमारा मेनली फोकस जो है वो लाइवलीहुड प्रमोशनल एक्टिविटीज और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उद्यमिता विकास, मराठी में हम जैसे उद्योजकता विकास कहेंगे। उद्योजकता विकास को हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे करने का टारगेट रखते हैं
कई सारे रीजंस हो सकते हैं उसके, लेकिन सबसे मेन रीजन ऐसा है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में आप देख लीजिएगा कि बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी मात्रा में है। सभी को उनके हिसाब से या उनके टैलेंट के हिसाब से या स्किल्स के हिसाब से नौकरी मिल पाए, ये इतना पॉसिबल नहीं है फिलहाल के युग में। और एक एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा विषय है कि जिसमें उद्यमिता को सोचकर या उद्यमिता को लेकर कोई भी व्यक्ति जो भी करना चाहे, इच्छुक है, करने की ताकत रखता है, ये व्यक्ति अगर छोटे से लेवल पे भी शुरुआत करें तो यहाँ से वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर शुरू होते हैं और आने वाली नई पीढ़ी को या अपने साथ इस पीढ़ी के भी कई सारे लोगों को अपने साथ जॉब प्लेसमेंट या जॉब अपॉर्चुनिटीज वो दे सकते हैं। इसलिए हमारा मेन फोकस ये होता है कि भाई गांव लेवल पर खासकर जहां अपॉर्चुनिटीज कम मिलती है, अप्रोचेस कम मिलते हैं, ये ग्रामीण स्तर पे हम लाइवलीहुड प्रमोशनल एक्टिविटीज को बढ़ावा ज्यादा देते हैं। मतलब क्योंकि अर्निंग सोर्सेज जो है वो कम है, तो फोकस हमारा होता है महिलाएं और यूथ और किसान। किसान जो हम लोग इतना समय से हम जो कार्य करते आ रहे हैं उसमें हमने देखा कि किसानों का आय सीमित है, क्योंकि एक तो उनके पास हैंड्स नहीं है काम करने के लिए, नई पीढ़ी किसानी में जाना नहीं चाहती, महिलाएं किसानी में बहुत बड़ा योगदान देती है लेकिन उनका उतना अर्निंग नहीं उसमें से जनरेट हो पाता है। तो ऐसे परिस्थितियों में हमने क्या करना चाहिए कि जिस माध्यम से हमारे स्थानिक लेवल पर, मतलब लोकल लेवल पर ही अर्निंग सोर्स जनरेट हो, ताकि लोग माइग्रेट ना करें। मतलब माइग्रेशन को कम करना ये मेरा पहला टारगेट होता है कि भाई वहां से लोग अगर स्थलांतरण करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो बच्चों का एजुकेशन, फैमिलीज, उनके माता पिता और गांव के गांव सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो फोकस हमारा यही होता है कि वहां स्थानिक लेवल पर ही अगर महिलाओं को, किसानों को अर्निंग सोर्सेस ज्यादा मिले, ज्यादा माध्यम मिले, तो उससे ये हो जाएगा कि चीजें बैलेंस रहेगी। मतलब माइग्रेशन कम होगा, अर्निंग सोर्सेस वहीं जनरेट होगा और जितना लेवल पे ये करना चाहते हैं उतना लेवल पे उसका एनहांसमेंट होगा। ये फोकस रहता है हम लोगों का। इसलिए हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फील्ड में बेहतर तरीके से काम करने का कोशिश करते हैं। और मैंने खुद ने जब से देखा है कि भाई लाइवलीहुड जनरेट करने के लिए जनरली गरीब फैमिलीज को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि हम भी अपने बचपन से ऐसे ही स्ट्रगल में से निकले हैं। तो एक कहीं ना कहीं ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं पे सिर्फ हम चर्चा करते रहे कि यहाँ ये समस्या है, वहां वो समस्या है, इतनी समस्याएं हैं, तो मेरा कार्य करने का तरीका जो है वो ये है कि समस्याओं पे डिस्कशन कम करो, उन समस्याओं को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं इस पे ज्यादा फोकस करो। समस्याएं तो ढेर सारी पड़ी है, लेकिन हम अगर कुछ मात्रा में भी उन समस्याओं का निराकरण करने में सफल हो पाए तो एक हमारा एक पहली स्टेप सफलता की हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए हमारा फोकस यूथ, वुमेन और गांव लेवल के फार्मर्स या शहर लेवल के हमारे यूथ, ये इनको लाइवलीहुड प्रमोशनल एक्टिविटीज और एंटरप्रेन्योरशिप पे ज्यादा फोकस हमारा होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप पे आप क्या काम करते हैं? जी बिल्कुल, मैं उस विषय में बिल्कुल आना चाहूंगी कि हम करते क्या है। मतलब जैसे एंटरप्रेन्योरशिप ये सब्जेक्ट है, लोगों को पता है, लेकिन पता है मतलब उसका डेप्थ नॉलेज है ऐसा भी नहीं है। और इनफैक्ट ये फील्ड इतना बड़ा है हेमांगी जी कि उसका डेप्थ नॉलेज पूरी तरीके से मुझे भी आया है एंटरप्रेन्योरशिप का, ऐसा भी नहीं है। हम बहुत बड़े सब्जेक्ट को लेकर काम कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में व्याप है और इतना बड़ा स्प्रेड है उसका, इतना ग्लोबलाइजेशन पूरे एंटरप्रेन्योरशिप का कि उसका एक बहुत छोटा सा कण, जैसे खसखस का एक दाना होता है, उतने कण में हम काम कर रहे हैं, ऐसा मान के चलिए। इतना बड़ा क्षेत्र है एंटरप्रेन्योरशिप का। तो देखते हैं कि हम करते क्या है। कई सारे युवा, महिलाएं, फार्मर्स, सभी को अर्निंग का जरूरत है, लेकिन अर्निंग क्या करना चाहिए, किस हिसाब से करना चाहिए, इसके स्रोत, सोर्सेस या इसकी जानकारी कि कहां से मैं उद्योग शुरू कर सकता हूँ, किस तरीके से उद्योग को मुझे करना है, उसको सफलतम बनाने के लिए क्या करना है, मुझे मेरे किए हुए कार्य के लिए या मेरे प्रोडक्शन के लिए मुझे मार्केट कहाँ से अवेलेबल होगा, सबसे बड़ा आता है फंडिंग कहाँ से अवेलेबल होगा। ऐसे अनेकानेक क्वेश्चंस होते हैं जिसका जानकारी या सॉल्यूशन ये सामान्य जनता के पास नहीं होता है।
तो यहाँ हम ब्रिज का काम करते हैं। मतलब एक तरफ हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की स्कीम्स ढेरों हैं। एक गवर्नमेंट की स्कीम्स का अगर हम ब्यौरा निकाले तो यूं कह लीजिएगा कि भाई बहुत बड़ा पिटारा गवर्नमेंट ने स्कीम्स का रखा हुआ है हमारे लिए। अर्थात हम मिडिल क्लास है या गरीब जनता है, इनके लिए भरपूर स्कीम्स है। बस होता यूं है कि स्कीम्स वहीं तक सीमित रहती हैं, और चूंकि हमारे विलेज लेवल पर या स्थानिक लेवल पर जो कैंडिडेट्स होते हैं, इन तक वो अप्रोच होने में कहीं ना कहीं एक गैप होती है। तो इस गैप को भरने का काम ही हम करते हैं। जैसे अवेयरनेस पहले हम देते हैं कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हम लोग क्रिएट करते हैं, कंडक्ट करते हैं गांव लेवल पे। कभी हम लोग किसी गवर्नमेंट के सपोर्ट में कर लेते हैं, कभी किसी इंस्टीट्यूशन के, और मैक्सिमम टाइम हम अपने लेवल पे करते हैं। अब अवेयरनेस हो गया, उद्योग करने के लिए या छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए कैंडिडेट रेडी होते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो यहाँ पर ये गैप हम फिल करते हैं। उनका पूरा काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट का सारा रिक्वायरमेंट, उन्हें जो जो कंप्लायंसेस लगते हैं गवर्नमेंट के लोन स्कीम तक पहुंचने के लिए, वो कंप्लायंसेस कंप्लीट करके देना। साथ ही साथ ये जरूरी होता है कि पर्टिकुलर जो वो काम करना चाह रहे हैं उसका उनको ट्रेनिंग एक मेजर पार्ट इसमें आता है। तो ट्रेनिंग कैसे हम उनको कंडक्ट करवाएं, तो इसमें दो पार्ट हम लोग करते हैं। पहला ये कि भाई उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण, जिससे कि उसको एक बेसिक आइडिया आ जाए उद्योग करना कैसे, किस तरीके से प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करना, मेरा बिजनेस प्लान मैं खुद कैसे बनाऊं, बिजनेस प्लान बनाते समय मुझे क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है, मेरा कच्चा माल कहाँ उपलब्ध होगा, कहाँ से आएगा, उसके सप्लायर्स कौन है, ये सब की जानकारी। ये सब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का जो हमारा एक 5 डेज 7 डेज का जो शेड्यूल होता है, इसमें हम सारा इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करते हैं एज अ ट्रेनिंग। ओके, भाषण जैसा नहीं जी, हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं कि भाई ये अप्रोचेस, ये सब कुछ है, और ये यहाँ तक के मार्केटर्स आपके पास अवेलेबल है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। तो ये हो गया ईडीपी का ट्रेनिंग। अब ईडीपी के ट्रेनिंग से ही उसको स्किल आ गया ऐसा नहीं है। तो पर्टिकुलर कोई भी व्यवसाय करने के लिए उसके भीतर जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो स्किल से रिलेटेड ट्रेनिंग उनको दिलवाने के लिए हम बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस है गवर्नमेंट की, कुछ सेमी गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस है, कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस है जो प्राइवेट है, मतलब एनजीओज है लेकिन ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, और ऐसे इंस्टीट्यूशंस के साथ हम उनको कोलैबोरेट कर देते हैं हमारे जो भी हमें अप्रोच करता है। और कोलैबोरेशन होने के बाद उनका ट्रेनिंग का एक ड्यूरेशन, चाहे 1 महीना 4 महीना जो भी हो, वो करते हैं। बहुत सारे ट्रेनिंग हम भी कंडक्ट करते हैं स्किल डेवलपमेंट के डायरेक्टली, और उसके लिए जो प्राइमरी लेवल का फंड्स जो रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए भी गवर्नमेंट हम लोगों को सपोर्ट करती है एज ए इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर। ओके, तो मेरा जो एनजीओ है जिसका नाम फ्लाइट इंस्टीट्यूशन है, हम फ्लाइट इंस्टीट्यूशन के माध्यम से ये काम करते हैं। एक हम लोगों ने अपना एक बैनर बना रखा है और हम इसी बैनर के तहत कार्य करते हैं। तो हम लोग फिर उनको टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। देन महत्व का मुद्दा आता है इनका लोन केस सबमिट हो जाए और इनका लोन सैंक्शन होते तक, क्योंकि सभी के पास पैसे नहीं होते हैं उद्योग एस्टैब्लिश करने के लिए। तो लोन केसेस सैंक्शन होते तक इनका सपोर्ट करना, इनका प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन तक का सपोर्ट करना, गवर्नमेंट से जितना हो सकता है उनको हेल्प दिलवाना, और प्रोजेक्ट पूरा इंस्टॉल होने के बाद इनको मार्केट के साथ जोड़कर देना। ये जो सबसे बड़ा एक क्रम अनुसार जो एक चेन हम कह सकते हैं, वो चेन की कमी होती है कैंडिडेट्स में, और वो हम करते हैं पूरी तरीके से। और ये सब करते समय मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि ये सब जो भी हम करते हैं उसके लिए हम किसी भी कैंडिडेट से कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं। अच्छा जी, मतलब जो हम एम्प्लॉयमेंट सेल, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेल जो हम विकसित किए हैं, कि जिसमें एक पूरा एक प्लेटफॉर्म में आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। तो उद्योग रिलेटेड हो या बिजनेस स्टार्ट करने के रिलेटेड हो, या गवर्नमेंट की सब्सिडाइज स्कीम रिलेटेड हो, या प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन करने का कार्य होता है उससे रिलेटेड हो, इसकी जो भी सर्विसेज मैं देती हूँ ना, इसका कोई भी
एक पाई भी, एक सिंगल पाई भी मैं किसी से तो अगर चार्ज नहीं आप करती हूँ। वो ट्रेनिंग वगैरह लेते तो फिर वहां का कैसे मैनेज जी करते? जी। ट्रेनिंग के लिए तो देखिए, मैंने जब भी कार्य किया है तो ऐसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स पे ही काम किया है, जिसे हम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भी कह सकते हैं, खासकर आदिवासी विभाग के लिए और मतलब आदिवासी बच्चों के लिए और फिशरमैन और बाकी सब कम्युनिटीज के लिए। तो एक पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट डिजाइन हम करते हैं कि मान लीजिए हम 30 बच्चों का एक ट्रेनिंग हमने कोऑर्डिनेट करने का प्लान किया। इन 30 बच्चों को हम पर्टिकुलरली एक एग्जांपल के लिए लेते हैं कि एलईडी लाइट टेक्नोलॉजी का हम ट्रेनिंग देंगे। एलईडी लाइट बनाना, असेंबलिंग ऑफ पीसीबीज डिजाइनिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेटिंग, ये हम उनको सिखा रहे हैं। तो इस ट्रेनिंग को अगर हम 3 महीने का एक ड्यूरेशन रखते हैं और इसको कंडक्ट करने के लिए प्राइमरी लेवल का जो भी खर्चा लग रहा हो, ये खर्चे के लिए हम गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करते हैं। अच्छा। और उसको ट्रेनिंग को कंडक्ट करने के लिए जो फंड्स का रिक्वायरमेंट है, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वो फंडिंग हमें प्रोवाइड करता है, जिसके माध्यम से हम ये ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड कर पाते हैं। और उसमें जो सर्विस चार्जेस हैं या मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्टिंग है, वो गवर्नमेंट की तरफ से हमें आता है, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्टिंग। तो इस हिसाब से हम मैनेज करते हैं। और अगर कोई एंटरप्रेन्योर को शुरू करना है, एंटरप्रेन्योरशिप, तो क्या टिप्स देना चाहोगे, कैसे कैसे उसको पहले शुरू करें? जी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पहले तो माइंड सेट करना जरूरी है कि उसे हमें एंटरप्रेन्योर बनना है। और सेकंड है उसका सिलेक्शन ऑफ द एक्टिविटी। ये सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है कि एक्टिविटी कौन सा सिलेक्ट करे और यही एक्टिविटी सस्टेनेबल कैसी हो। बराबर। मैं सस्टेनेबल ये शब्द पे वापस से थोड़ा जोर देना चाहूंगी, क्योंकि हम एक्टिविटी शुरू कर देंगे और वही एक्टिविटी हमारी चल रही है या चलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमने किसी भी एक्टिविटी को अगर वाकई में सस्टेनेबल बनाना है, तो पहला हमारा माइंडसेट के बाद पहला आता है एक्टिविटी सिलेक्शन जी। और एक्टिविटी सिलेक्शन के लिए जो मैं करती हूँ, जिसमें कि मेरा यूं कह लीजिए एक्सपर्टाइजेशन है, मेरी मास्टरी है जिसमें, वो है एरिया मैपिंग। अच्छा। और जिसे हम आपके या हमारे कॉमन भाषा में कह सकते हैं ज्योग्राफिकल मैपिंग। ओके। ज्योग्राफिकल एरिया मैपिंग जिसे हम कह सकते हैं। तो उसमें मेरी मास्टरी है। मैं सबसे पहले सर्वे करती हूँ उस एरिया का कि इस एरिया में अवेलेबल रिसोर्सेस क्या है, यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन का तरीका कैसा है, टू एंड फ्रो बसेस का, कन्वेंस का किस माध्यम से आ सकता है, रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी कहाँ है और कितनी मात्रा में है, रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी का एक रेडियस क्या है, और वहां से लेके मेरे यहाँ तक का ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्टिंग कितना लग सकता है। उस हिसाब से फिर मुझे मशीनरी एंड मेरा प्लांट का कॉस्टिंग क्या लगेगा, फिर मेरा प्रोडक्शन कॉस्टिंग क्या आएगा, और उसके लिए मुझे मार्केट तक के जो लिंकेजेस जोड़ लेने हैं, उस लिंकेजेस को जोड़ने के लिए मेरा कॉस्टिंग क्या आएगा। तो ये इस हिसाब से जो एक एरिया हम मैप करते हैं, उस आधार पे हम एक्टिविटी सिलेक्ट करने में हेल्प करते हैं कैंडिडेट को कि ये सर्विस सेक्टर में ये एक्टिविटी चल सकती है या प्रोडक्शन में चल सकती है, और यदि प्रोडक्शन का एक्टिविटी उस एरिया में आप कर सकते हैं, तो कौन से प्रोडक्ट को लेकर हमने काम करना चाहिए। जी बराबर है। जैसे हम उदाहरण के लिए कहते हैं कि भाई हमने किसी एक डेंस फॉरेस्ट बेल्ट में महिलाओं को बोल दिया कि भाई आपके एरिया में आलू खूब होता है, एग्रीड आलू हो रहा है, अब डाल दिया आलू का चिप्स बनाने का प्लांट। अब आलू का चिप्स बन रहे हैं, क्वालिटी वाले चिप्स बन रहे हैं, नो डाउट, क्योंकि उसमें एडल्ट्रेशन नहीं है। अच्छा। एडल्ट्रेशन जनरली नहीं होता है, जो छोटा लेवल पे काम करता है उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है एडल्ट्रेशन करना, मतलब मिलावट। तो वो बन रहे हैं शुद्ध और अच्छे। लेकिन आलू वहां रिसोर्सेस है, मशीनरी नागपुर से जा रहा है या किसी बड़े शहर से जा रहा है, लेकिन उस पूरे एरिया के रेडियस में अगर उस चिप्स का मार्केट नहीं है और उसका मार्केट अगर बड़े शहरों में है, तो बड़े शहरों तक का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग और डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप को बढ़ावा देने के लिए उनका मार्जिन, ये दोनों चीजें बैलेंस नहीं करती है। और इसी वजह से आलू चिप्स का जो प्रोडक्शन उनका बनाया है या वेफर्स का जो प्रोडक्शन बना है, उसको मार्केट ना मिलने के कारण वो सस्टेन नहीं करता है। अच्छा। स्टेबल नहीं होता है। तो उसके स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि मार्केट अप्रोच कितना
और क्या लेवल तक, मतलब मेरा जो प्रोडक्शन बना है इस प्रोडक्शन के कंज्यूमर्स कितने, कस्टमर्स कितने, कस्टमर्स तक क्या लेवल पे जाएगा और कंजम्पशन करने वाले का कैपेसिटी क्या लेवल तक रहेगा, इसका जो प्लानिंग होता है ना, दैट इज एरिया मैपिंग। ओके, तो ये मैं सबसे पहले करती हूँ। माइंडसेट है, एरिया मैपिंग है, उसके बाद इनका पूरा काउंसलिंग, किस हिसाब से आपको उद्योग करना है, और जैसे कि मैंने आपको बताया उनके लोन केसेस, वो किस लोन केस के लिए फिट बैठते हैं या कौन सा लोन केस वो अवेल कर सकते हैं, उसकी उनको जानकारी देना, उनके लोन केस पुटअप करना, उनका सैंक्शन होते तक का उनको सपोर्ट करना, मदद करना जी, इंस्टॉलेशन तक का मदद करना, ये उसके बाद का स्टेप। और जब उसका प्रोडक्शन शुरू होता है तो उसको मार्केट तक का लेवल तक पहुंचा देने में हेल्प करना। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हम गारंटेड मार्केट दिलवा देते हैं, लेकिन कहाँ इसके सेलर हो सकते हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ हो सकते हैं, इसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये सब हमारी स्टेप्स होती है एक नए एंटरप्रेन्योर के लिए जो इस्टेब्लिश होना चाहता है और फोकस करना चाहता है। तो आपके हिसाब से इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप बेटर है या ग्रुप एंटरप्रेन्योरशिप करना बेटर है? जी, क्वेश्चन काफी अच्छा है आपका, और टेक्निकली दोनों अपनी अपनी जगह हैं। जी, एक इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर अगर बनना चाहे तो वो भी ठीक है, और क्योंकि वो इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर जो बनना चाहता है उसका माइंडसेट है कि मुझे अकेले करना है, और उसके पास बहुत सारा चीज होता भी होगा जाए, हाँ, जैसे फाइनेंस है, मार्केटिंग कहाँ पे करना है, सोशल जी, कहाँ, जी। लेकिन हम पूरी तरीके से नए सिरे से किसी को एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं जी, तो उसमें हम चाहते हैं कि ग्रुप में ये करे एक्टिविटी। और ग्रुप में एक्टिविटी क्यों करे, किस हिसाब से करे? ग्रुप बोले तो 2 या 3, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, अच्छा, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इसके मैं आपको एक एग्जांपल के साथ थोड़ा शेयर करना चाहूंगी कि ग्रुप एक्टिविटी जरूरी क्यों है जी, और वो जरूरत जो है वो समय की होती है और एरिया की होती है जी। उसके लिए मैं आपको एक हमारा खुद का किया हुआ एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जैसे नए सिरे से इस्टेब्लिश करने वाले एंटरप्रेन्योर या लाइवलीहुड प्रमोशनल एक्टिविटीज देने का कार्य हमने किया था जी, ये सन 2000 की बात है जब मध्य प्रदेश में हम काम करते थे। और चूंकि मेरा बैकग्राउंड जो रहा है वो पूरा स्ट्रगल वाला रहा है, तो उन्हीं स्ट्रगल वाले पीरियड में बाबा साहब भोसले ने मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंट्रोड्यूस किया था। ये ऑर्गेनाइजेशन भारतीय सेवक संघ, ये ऑर्गेनाइजेशन ट्राइबल बेल्ट में बहुत बड़े पैमाने पे काम करती थी कि वहां के लोगों का लाइवलीहुड एक्टिविटीज शुरू हो, और उसके लिए उनके पास वर्ल्ड फंडिंग एजेंसी का फंड्स भी था, पैक्स का। अब सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें और उसको सफल कैसे बनाएं, यहां से हमारी शुरुआत हुई थी। तो ये काफी बड़ा प्रयोग हम लोगों ने किया था, जिसमें हम लोगों ने जब हम विलेजेस में गए, महिलाओं से मिले, वहां के लोगों से मिले, तो वास्तविक स्थिति जो देखने में आई वो बड़ी बिकट थी। मतलब हमें कहीं ना कहीं हिलाकर रख देने वाली वास्तविक स्थिति थी कि जो काम मिल रहा है 5-6 महीने काम मिलता था और 5-6 महीने काम नहीं मिलता था। मतलब 5-6 महीना वो बंदा पूरा खाली, नो लेबर वर्क, नथिंग एल्स, अर्निंग सोर्स ही नहीं। तो 6 महीने के अर्निंग पर ये साल चलाए, इतनी भयंकर परिस्थितियों में दिन है वहां। और ये मध्य प्रदेश की स्थिति है, अभी चेंज हो गया, लेकिन उस समय काफी बड़े बड़े पॉकेट में हम काम करते थे। तो हमने 30 विलेजेस का एक पॉकेट पहले टारगेट किया जी, जो अति गरीब एरिया था। अति गरीबी का मतलब हम कैसे मैं एक्सप्लेन कर पाऊं कि भाई जिनके पास एक साड़ी पूरा साल भर चलानी है, बंदा जो भी काम करता है उसको एक धोती पूरा साल भर चलानी है, कैसे फटे कपड़े बच्चों के पास कपड़े नहीं, ऐसे हालातों में रहने वाले। कभी उन्होंने नारियल तेल नहीं देखा, कभी साबुन नहीं देखा, ऐसे, क्योंकि परचेस करने का कैपेसिटी ही नहीं है। ऐसे छोटे छोटे ट्राइबल पॉकेट में रहने वाले जो लोग हैं, इनके लिए लाइवलीहुड था। अच्छा, और ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग था मंगी कि ये पोजीशन में हम लोग इनका लाइवलीहुड किस तरीके से दे, क्योंकि रिसोर्सेस और सोर्स दोनों देखा जाए तो खेती के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, और खेती हो रही है केवल 4 महीने 5 महीने, बाकी समय कुछ नहीं हो रहा है वहां। तो यहां से हमने शुरुआत की। तो सबसे पहले हमने अप्रोचेस ये किया कि भाई इनको गवर्नमेंट की स्कीम्स के साथ जोड़ दिया जाए। ठीक है, और इसलिए हमने महिलाओं को सबसे पहले फोकस किया। ठीक है, ट्रेनिंग के अलग अलग माध्यम, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स है, कैपेसिटी बिल्डिंग का ट्रेनिंग है,
मल्टीपल मतलब पढ़ने लिखने से लेके हमने उनका ट्रेनिंग शुरुआत की और ये ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त चली तकरीबन साल भर। इसी बीच में हमने इन सारी महिलाओं को एक एसएचजीज फॉर्म करके, एसएचजीज बोले तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसे आज पूरे भारत में बहुत पॉपुलर और बहुत बेहतर तरीके से जाना जाता है। तो ये सन 2000 की बात है। उस समय बचत गट की जो संकल्पना थी वो ऐसी न्यू थी, नई थी, मतलब इजीली बचत गट कोई बनाते नहीं थे। तो हमने इन महिलाओं को सबको मोबिलाइज करके एक जगह लाकर कहा कि भाई आप सिर्फ 10 रुपया एक महीने का आपको बचाना है, केवल 10 रुपया। तो केवल 10 रुपया से हमने शुरुआत की और ऐसे हमने एक गांव में 3 से 4 एसएचजीज या किसी गांव में 5, किसी में 3 ऐसे हमने एसएचजीज फॉर्म किए और बैंक वालों को ना हम वहां ले जाते थे क्योंकि बैंक तक का इन लोगों का अप्रोच नहीं पॉसिबल था। तो उस समय बैंक्स ने भी काफी सपोर्ट हमें किया, खासकर हमें बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई का सबसे बड़ा सपोर्ट उस दौरान मिला और उनके ब्रांच मैनेजर ने खुद ही अप्रोच करके इनके अकाउंट्स वगैरह ओपन करके इनको गवर्नमेंट की स्कीम्स के साथ जोड़ा। उस समय एसजीएसवाई का स्कीम चलता था जिसके तहत एक रिवॉल्विंग फंड इन महिलाओं को मिलता था। फिर मल्टीपल ट्रेनिंग का असर था और अगेन मैं उसी पॉइंट पे आती हूँ कि चैलेंज था कि इनको एक्टिविटी हम क्या दें। तो अगेन हमारा ज्योग्राफिकल मैपिंग शुरू हुआ। करना क्या है, इतने बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार या स्वयं रोजगार देना कैसे है, एक काफी बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। तो हमने ज्योग्राफिकल मैपिंग पे फोकस किया। हर गांव में जाकर, हर एरिया में जाकर हमने लिटरली पूरे एरिया को स्कैन किया। स्कैनिंग में और सारे सर्वे में हमारे सामने जो निकल कर आया वो ये कि वहां महुआ, आंवला, चारोली जिसे हम चिरौंजी कहते हैं, ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है, हिरडा, बेहड़ा, ये नेचुरल रिसोर्सेस बहुत प्रचुर मात्रा में होते हैं, मतलब प्लेंटी। और इसका जो उपयोग होता है वो सिर्फ ये कि कलेक्शन एंड सेलिंग, और उसमें सबके सीजन अलग अलग होते हैं। तो बेहड़ा का हमारे पास, आंवला बेहड़ा का हमारे पास मार्केट उस समय नहीं था अवेलेबल, लेकिन आंवला और हमारे पास महुआ, ये सब चीजों का मार्केट बहुत जबरदस्त पैमाने पे अवेलेबल था। तो हमने वहां एक प्रयोग शुरू किया कि किस तरीके से लाइवलीहुड को हम यहाँ एक जिंदा मिसाल बनाएं और इतने लोगों को एक साथ करें, ग्रुप एक्टिविटी। तो हर गांव में हमने एक लीड एसएचजी पहले रेडी किया और वो लीड एसएचजी को पूरी गांव की जिम्मेदारी हमने दी बाकी एसएचजीज को। ऐसे हमारे 30 लीड एसएचजीज रेडी हो गए जिसमें महिलाएं फ्रंट लाइन पर थी और उनके घरों के पुरुष ये उनके सपोर्ट में खड़े रहते थे। तो माल लाना है, बाकी टू एंड फ्रो करना है, उसमें ये आदमी लोग पार्टिसिपेट करते थे, बाकी सारा काम हमारी महिलाएं करती। तो हमने लीड एसएचजी को सबसे पहले, जब फंडिंग हमारे पास महिलाओं के पास आया, एक एसएचजी को 25,000 का फंड पहले प्राप्त करवाया हमने। ऐसे हमारे पास एक गांव में 3-4 एसएचजीज हुए और वहां फंड रेज हुआ। ये फंड रेज होने के बाद ये पूरा पैसा महिला लीड एसएचजी वाली जो लीड एसएचजी है उनको हमने दिलवाया, अच्छा, इंटरेस्ट रेट से इन महिलाओं से। और इन महिलाओं से कहा कि अब ये अपने एरिया का पूरा महुआ खरीद लेगी। अच्छा। तो एट दैट टाइम महुआ 2 रुपए किलो बिकता था। हमने पहले ही टर्म में, पहले ही अटेम्प्ट में 4 रुपए किलो का रेट दिया। ओके, जस्ट डबल, क्योंकि हमारी महिलाओं का माल है। तो 4 रुपीज का रेट मिला तो डेफिनेटली सारी की सारी महिलाएं महुआ इन लीड मैसेजेस के पास ही बेचने के लिए आ रही हैं। और 4 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदने के बाद इन्हीं महिलाओं के घरों में हमने 2 से 3 महीनों के लिए, जिसके पास भी जगह मिलती है वहां हमने स्टोर करवाया। और एग्जैक्ट 3 महीने बाद जब महुआ खत्म हो गया मार्केट से, तो पूरा महुआ इन्हीं महिलाओं से 8 रुपए केजी के हिसाब से हमने सेल करवाया। देखा दिमाग जी। और ये था फाइंडिंग किस चीज का, रिसोर्सेस का, मार्केट लिंकेजेस का, और एक्टिविटी सस्टेन कैसी हो, पैसा लाने का, फंड कैसे रेज हो, और इन महिलाओं को स्थानिक लेवल पर ही अवेलेबल रिसोर्सेस को ताकत बनाकर एक उद्योग कैसा एस्टैब्लिश कर दिए जाएं, इसका ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोगों ने वहां एक एस्टैब्लिश किया। और 8 रुपीज केजी के हिसाब से जब इनका महुआ बिकने लगा तो यही एक्टिविटी इन्होंने हर साल कंटिन्यू की। और उसके बाद सेकेंड ईयर एक एक महिला को, जहां 25,000 का लोन था, वहां एक एक महिला को, हमारा एक एक ग्रुप को 2.5-3 लाख रुपए का लोन बैंक ने दिलवाया। और यहाँ इस पूरे एक्टिविटी में हेमंगी की हमारी 50+ एसएचजीज
का अर्थ 1000 से ज्यादा महिलाएं एक ही एक्टिविटी में एंगेज होकर एक ही एरिया में काम करके ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बचाकर, एक पहला खर्च ट्रांसपोर्टेशन का और दूसरा खर्च मार्केट अवेलेबिलिटी का, ये दोनों बचाकर एक हम लोगों ने बड़ा एक इंडस्ट्री के रूप में एक एग्जाम्पल सेट करके दिया वहां की एक्टिविटी ग्रुप की इस तरीके से सफल हो सकती हैं। वेरी गुड। तो ये होता है बेसिक से, मतलब जहां हम न्यू एंटरप्रेन्योर डेवलप करने जा रहे हैं तो वहां ये सब स्टेप्स या इससे ज्यादा स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है। जी जी। अभी फिलहाल आप कौन सा एंटरप्रेन्योरशिप का काम कर रहे हैं? जी अभी तो काफी सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं हम, उसमें से मेरा सबसे बड़ा जो फोकस है इस वक्त वो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन सॉइल टेस्टिंग, जिसमें सॉइल टेस्टिंग ये जो विषय है ये मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड में भी आपको एक किस्से के साथ सुनाना चाहूंगी, हालांकि समय ज्यादा लगेगा लेकिन मैं जरूर सुनाना चाहूंगी। हम लोग काफी समय से लाइवलीहुड प्रमोशनल एक्टिविटीज में छोटे छोटे अलाइड एक्टिविटीज हम देते हैं किसानों को। अलाइड एक्टिविटीज का मतलब जोड़ धंधा, जिसको मराठी में हम जोड़ धंधा कहते हैं। खेती भी करें, खेती के साथ साथ आसानी से, जैसे भाई कुक्कुट पालन है, गोट फार्मिंग है, या डेयरी है, या मशरूम पालन है, ऐसे छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं ये हम देते हैं। साथ ही हम लोगों ने 2015 में 15-16 से ना, उसके पहले से लेकिन करते आए, लेकिन 15-16 में एक बहुत सफल प्रयोग हमने किया। और वो सफल प्रयोग जो था वहां से फिर हम लोगों को जो सीख मिली, उस सीख को, उस प्रयोग को लगभग 10 साल के बाद हम आज सॉइल टेस्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में ला पाए हैं। मतलब एक एक्टिविटी को 10 साल का वो समय लग गया। हमने कृषि विभाग के साथ एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें कृषि विभाग ने पहले हमें अपॉर्चुनिटी दी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, जिसमें हमने श्री मेथड से चावल की खेती, जिसे मराठी में हम धान लागवड़ कहते हैं, ये इसका प्रयोग हमने किया श्री पद्धत से। और इसके लिए हमने 250 किसानों को पहले चयनित किया। ये 250 किसान 250 एकड़, और हर एक को उनका खेत 2 खेत, एक खेत 1 एकड़ फॉर प्रयोग, और उनकी जो मेथड है उसके लिए दूसरा खेत। तो हमने प्रयोग वाला जो खेत लिया उसमें हम लोगों ने ट्रेनिंग कोऑर्डिनेट करना, मोटिवेशन कैंपेन लेना, ऐसे मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे काम करके 250 किसानों को हमने चुना। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का इसका काफी बड़ा हमें सपोर्ट रहा। और इस पूरा एक्टिविटी को करने के लिए जो हमारी संस्था के सचिव हैं हर्षल बुरटकर जी, उनका सबसे बड़ा योगदान रहा। पूरे एक्टिविटी में सिर्फ और सिर्फ हर्षल ने काम किया। यानी डिजाइनिंग मेरा हो, प्लानिंग मेरा हो, लेकिन एग्जीक्यूशन का जो पूरा एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन होता है वो पूरा हर्षल ने उसको किया है, और वो बहुत सक्सेसफुल एक्टिविटी हमारी हुई। तो हमने ये जो 1-1 एकड़ का बेल्ट किसानों से कहा कि इसमें हमारी टेक्नोलॉजी रहेगी, और ये क्योंकि प्रूवन टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी हमारी है। खाद क्या डालना है, किस लेवल पे डालना है, ये हम बताते हैं आपको, और ये हमारे मेथड से कीजिए, और दूसरा खेत आप दूसरे अपने मेथड से कीजिए। तो दोनों डेमोन्स्ट्रेशन हमारे सामने थे। 1 एकड़ में हम लोगों ने पूरा ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, सब कुछ प्रोवाइड करके हमने उनको कहा कि आप श्री मेथड से कर लीजिए। हमने करवाया। तो श्री मेथड से किया, और दूसरा खेत उनका पारंपरिक मेथड से। खूब मेहनत की हमने, खूब ज्यादा खेतों में घुस के एंड ऑल, और क्योंकि टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करनी थी तो हमें डेफिनेटली फील्ड में उतरकर काम करना होगा। तो हमने वो सब करवाया, और हमने नेचुरल खादों का प्रयोग ज्यादा करवाया। मैं यहाँ ऑर्गेनिक नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि पूरी तरीके से ऑर्गेनिक कोई प्रोडक्ट नहीं हो पाता है। हम उसे ये कह सकते हैं कि भाई नैसर्गिक पद्धति से खेती की गई, जिसमें गोबर खाद का यूज, ऑर्गेनिक कंपोस्ट का यूज ज्यादा किया गया, लेकिन पूरी तरीके से ऑर्गेनिक हुआ है ऐसा नहीं है। तो वो प्रयोग हमारे इतने सफल हुए कि जहां पारंपरिक मेथड जो है, जिसे हम ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से 1 एकड़ में हमारा एक कॉमन धान, जो हमारा जय श्री राम या बाकी 1010 का जो धान होता है, इसका साधारण जो उपज आती है वो आती है 18 से 20 क्विंटल 1 एकड़ में। वही हमारा श्री मेथड से कम खर्चे में, कम पानी में, ये हमें मिला पहले ही साल 38+ एकड़, म्हणजे क्विंटल।
क्विंटल? जस्ट डबल। मतलब एक 20 एकड़ 20 क्विंटल इधर आ रहा है और हमें 35+ क्विंटल इसमें आ रहा है। हाँ। तो ये जो जस्ट एक ग्रोथ जो हुई उसमें ये हो गया कि अर्निंग इनका उसी खेत में, सब कुछ वही है, खेत वही है, मिट्टी वही है, सिर्फ टेक्नोलॉजी चेंज की जिसमें हमने इनको ज्यादा से ज्यादा यूज करने लगाया गोबर खाद का और ऑर्गेनिक कंपोस्ट का, और उसकी उपज का जो पहले ही साल हमें जो वो मिला, असर मिला, वो इतना डिफरेंस। तो यहाँ से फिर हमारा खुद का भी हम लोगों ने 6 एकड़ पे खेती की पहले, और हमने चिन्नौर राइस लिया। अच्छा। बहुत बड़े पैमाने पर। अच्छा। अब अगेन क्वेश्चन ये था कि भाई ये एक्टिविटी क्या सफल हुई? नहीं, पूरी सफल इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे करने के बाद भी जब ये किसान अपना धान ले जाता है मार्केट में, तो उसको कोई खरीदार ये नहीं बोलेगा कि ऑर्गेनिक धान है इसलिए मैं महंगे में खरीदता हूँ। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कॉमनली नहीं होता है। ये कॉमनली बेचना पड़ता है उसी रेट पे जो सर्वसाधारण रेट पे बिक रहा हो। तो वहां फिर हम लोगों ने एक और प्रयोग किया, और बहुत बड़ा प्रयोग किया, कि जितने भी लोगों ने पूरी तरीके से नेचुरल मेथड से गोबर खाद का वापर करके जो धान लिया है, उन किसानों को हमने 1 महीने का 2 महीने का साइट लेकर कि भाई 2 महीने बाद आपकी पेमेंट मिलेगी, आप सिर्फ धान दीजिए। और हमने जय श्री राम और चिन्नौर ये 2 वैरायटी पहले उठाई, 1-1 एकड़ वाली, और ये हमारा कई टनों में माल आया। क्योंकि 250 एकड़ में हमारा माल था पूरा। इसमें से हमने लगभग आधे के लगभग हमने किसानों से उधार लिया 2 महीने के लिए, और इस पूरे धान को हमने मिलिंग खुद करवाई, खुद ही स्वयं। मतलब हमने मिल के लिए हम खड़े रहे, और हमने लिटरली मिलर को बोला कि हमें जैसा चाहिए उसी हिसाब से मिलिंग। तो हमने नॉन पॉलिश्ड राइस पहले बनवाया, नॉन पॉलिश्ड में मतलब उसमें कोई केमिकल नहीं है और कुछ नहीं, नथिंग। और फिर प्रेजेंटेशन, फिर बात आती है कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट जो है उसका प्रेजेंटेशन डिपेंड करता है कि वो क्या रेट में बिकेगा। मतलब हम जब एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में रहते हैं हेमांगी, तो हम ये कहते हैं कि भाई चिंदी भी बिक सकती है। आप उसको चांदी के डिब्बे में डालिएगा, वो चांदी से ज्यादा महंगी बिकेगी। आपकी चिंदी भी बिक सकती है, आप एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ भी बेच सकते हो, यू कैन से एनीथिंग, बस प्रेजेंटेशन उसका बहुत बेहतर होना चाहिए। तो हमने प्रेजेंटेशन के लिए क्या किया कि उसका छोटा छोटा पाउचेस हमने बनाया, 1 kg, ½ kg, 1 kg, 2 kg, और ये हमने सैंपल्स के रूप में कई सारी जगह भेजा। दिल्ली में भेजा मदर ऑर्गेनिक्स के पास, मदर ऑर्गेनिक्स की तरफ से ये गया मोरारको ऑर्गेनिक्स के पास। अच्छा। फिर अहमदाबाद में हमारे एक फ्रेंड है, मदर नेचर करके काम करते हैं, उनके पास हमने ये भेजा। तो ऐसे अलग अलग जगह जब हमने राइस भेजा और सबको बोला कि सिर्फ आप एक बार पका के देख लीजिए, टेस्ट कीजिएगा, सारे पैरामीटर में हमारी टेस्ट परफेक्ट आई, और उसके बाद जो हमें ऑर्डर आई तो हमारे पास हमारा एक दाना नहीं बचा। हमारा पूरा राइस हमने निकाल दिया 6 महीने के अंदर, मानना पड़ेगा। और उस आधार पे जिन किसानों ने हमारे लिए वेट किया था कि 1 महीना 2 महीना तक वो पेमेंट नहीं लेंगे, उन सारे किसानों को हमने 45 रुपीज पर क्विंटल के हिसाब से हमने उनको रेट अदा किया, और हमने 80 रुपए किलो के हिसाब से चावल सेल आउट किया। अरे वाह। तो ये जो प्रेजेंटेशन वाला जो एक पोर्शन आता है, वहां हम लोगों ने ये देखा कि डिमांड नेचुरल प्रोडक्ट की, खासकर हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज किया हुआ जो प्रोडक्ट है उसकी जरूरत बहुत है। अच्छा। डिमांड है। अच्छा। बस सप्लायर नहीं है। और सप्लायर क्यों नहीं है, मतलब प्रोड्यूसर्स क्यों नहीं है? तो प्रोड्यूसर्स को ना हमारा काफी दिनों तक, काफी समय तक, मतलब जैसे जैसे हमारे पास फंड्स की अवेलेबिलिटी होते गई, वैसे वैसे हमने इस पे स्टडी करना चालू किया, और एक फाइंडिंग सामने आया कि लगभग किसान ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि वो टेस्टिंग कहाँ करवाएं अपनी मिट्टी का। बराबर है। सॉइल टेस्टिंग नहीं होती है। बराबर। और सॉइल टेस्टिंग करने वाली जो यंत्रणाएं हैं, मैकेनिज्म, ये स्टेट्स की या सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, जिसे हम सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी कहते हैं। ठीक है। तो ये कमियां हमें निकल के आई सामने कि इन कमियों के कारण किसानों को नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल टेस्ट,
तो इन्हें पता ही नहीं चलता है कि मेरी सॉइल में किस चीज की कमी है, उसकी उत्पादकता क्या है आज के तारीख में, और मैंने क्या चीज उसमें डालनी चाहिए। ये चीजें जब किसानों को नहीं पता होती है तो वो बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही ट्रेडिशनली करते जाते हैं और कितना भी कोशिश कर ले पूरा ऑर्गेनिक नहीं कर पाते हैं। तो ये जब कमियां डॉक्टर हेमांगी हमें पता चली तो हमने उसका सर्वे किया जी, अलग अलग जगह जी। और चूंकि मैं नागपुर से हूँ तो मेरा गढ़ पहले नागपुर रहता है, तो हमने नागपुर में सबसे पहला सर्वे किया कि कितनी टेस्ट होती है और कितनी लैब्स हैं। ठीक है। तो हमारे नागपुर में, इंडिया में हमने पहले नागपुर से शुरुआत किया, उसके बाद हमने इंडिया का डेटा निकाला अलग अलग जगह से। तो हमने ये पाया कि नागपुर में हमारे 2 लैब्स है सरकारी, एक गवर्नमेंट की खुद की है, केवीके की है। अब ये दोनों लैब मिलाकर काफी बड़ी लैब्स है, ह्यूज लैब्स, दोनों लैब मिलाकर साल भरे में ये 11,000 सॉइल टेस्ट के ऊपर टेस्ट नहीं कर पाती। अच्छा, 11,000 केवल। ओके। लेकिन किसान तो लाखों हैं, किसानों की संख्या लाखों है, जमीन की संख्या लाखों हेक्टर्स में है। तो लाखों हेक्टर्स लैंड का टेस्टिंग करने के लिए जो कमियां हो रही है वो ये हो रही है कि लैब्स ही नहीं है। तो यहाँ हमें कमी पता चली, ये कमी है टेक्नोलॉजी की कमी, कि टेक्नोलॉजीज नहीं है, लैब्स नहीं है और इनके लिए सोर्सेस नहीं है, लैब सोर्स नहीं है। तो जहाँ कमी पता चलती है वहां से हमारे प्रयोग हम शुरू करते हैं डॉक्टर हेमांगी। वेरी गुड। और फिर हमने प्रयोग शुरू किया, फिर हमने सर्च किया कि कहाँ क्या हो सकता है, और वो सर्वे के बाद, वो सर्च के बाद हमें एक बहुत बेहतरीन कंपनी मिली, हाई मीडिया। और हाई मीडिया कंपनी के साथ हमने अपना बातचीत की। इसमें हमारे एक और एसोसिएट्स हमें मिले, भूमि सेवा, इनके साथ हम लोगों ने बातचीत की, खूब डिस्कशन हुआ और उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले इस्टेब्लिश किया अपना खुद का एक लैब। उसका रीजन, लैब क्यों इस्टेब्लिश करना, और सॉइल टेस्टिंग ही क्यों, सॉइल टेस्टिंग ही क्यों, दोनों को मैं एक कोलेक्ट करना चाहूंगी। वाई सॉइल टेस्टिंग और लैब्स ही क्यों। तो सबसे बड़ी कमी हमें निकल के आई कि लैब्स की कमियां हैं, और लैब्स अगर नहीं है तो टेस्टिंग नहीं होता। टेस्टिंग नहीं होता है तो सॉइल की फर्टिलिटी, उसकी क्वालिटी और उसमें आने वाले समय में आने वाले अभी जो केमिकल्स की मात्रा है उसका हमें अंदाजा नहीं है, पता ही नहीं है। मतलब आज से 10 साल पहले जो फर्टिलिटी थी वो आज नहीं है। 10 साल के भीतर फर्टिलिटी लगभग खत्म हो गई है सॉइल की। तो यदि हमने आज सॉइल की फर्टिलिटी पे ध्यान नहीं दिया तो 10 साल के बाद या 15 साल के बाद में हमारी स्थिति ऐसी रहेगी डॉक्टर हेमांगी कि हमें हेल्दियर सॉइल नहीं मिलेगी। तो हेल्दियर सॉइल की जरूरत है, किसानों को टेस्टिंग की जरूरत है, और टेस्टिंग के लिए लैब्स अवेलेबल नहीं है। इन तीनों चारों का फिर हमने सब सर्वे रिपोर्ट निकालकर हमने उसका एक प्रयोग शुरू किया, और प्रयोग के रूप में सबसे पहले हमने शुरू किया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन सॉइल टेस्टिंग। अच्छा, अब कैसे शुरू किया? जी, हमने उसको शुरुआत कर दी। कैसे? किसानों को मिट्टी परीक्षण का जरूरत है और इस एंटरप्रेन्योर को परीक्षण करने वालों की जरूरत है। ठीक है। तो इन दोनों का गैप कैसे दूर किया जाए, उसका बहुत बेहतरीन तरीके से प्लानिंग हमने किया, और उसका शुरुआत पहले मैंने की। हमने अपना एक सॉइल टेस्टिंग लैब इस्टेब्लिश कर लिया, छोटा, हाई मीडिया का मशीन लगाकर घर पे ही है। जी, और वो जो लैब है वहां से हमारे प्रयोग शुरू हो गए। अच्छा। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को हमने गवर्नमेंट के साथ जोड़ा। अब गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें गाइडलाइंस है कि मिट्टी परीक्षण करने के लिए किसानों को एक रकम दी जाए। अच्छा। अब ये रकम दी जाएगी थ्रू एंटरप्रेन्योर, तो जो सॉइल टेस्ट करके देने वाला है उसका। तो अब हमने सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी को एंटरप्रेन्योरशिप में लिया। कि एक व्यक्ति खुद खड़ा रहेगा, मतलब मैं एंटरप्रेन्योर करके खड़ी हूँ, मैंने मेरा लैब इस्टेब्लिश किया है, इस लैब से मैं अभी किसानों का सॉइल टेस्ट करके दे रही हूँ जो उन्हें बहुत कम रेट में अवेलेबल हो रहा है, और इसमें गवर्नमेंट का मुझे कहीं ना कहीं उन किसानों के लिए एक अमाउंट आ रहा है, और इसके साथ साथ जो सॉइल टेस्टिंग का रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट के बाद रिकमेंडेशंस आते हैं रिपोर्ट में ही कि मेरे सॉइल में किस चीज की कमी है, क्या डालना है। बराबर। तो जो डालना है वो है ऑर्गेनिक मैन्यूअर,
बराबर। वो है ऑर्गेनिक कार्बन जिसकी जरूरत है। तो ये जब रिकमेंडेशन आते तो डेफिनेटली मेरा किसान घूमेगा कि मैं अब ये कंपोनेंट कहाँ से लाऊं। तो इस कंपोनेंट की बिक्री भी मेरे ही पास से होगी। अर्थात ये कि प्रेस्क्रिप्शन अगर हम दे रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी दवा भी हम सेल करें। तो इस माध्यम से सॉइल टेस्टिंग के वजह से और सॉइल टेस्टिंग करके देने से हमारे सॉइल टेस्टिंग वाले एंटरप्रेन्योर खड़े हो रहे हैं। बराबर। अभी साल भरे के हमने अंदर 52 लोन केसेस लगभग हमने सैंक्शन करवा लिए हैं। 52 एंटरप्रेन्योर्स इन सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी। अरे वाह जी। और ये 52 जो ज्यादा करेंगे यंग ही रहेंगे बच्चे, सारे यंग हैं जी, सारे यंग जनरेशन है, यूथ्स है जो एक अच्छे माइंडसेट के साथ खड़े हैं कि किसानों के लिए उन्हें कुछ उनको एक्सपेरिमेंट करना मतलब वो इजी गोइंग है। हाँ, इजी गोइंग जी। वही जो ट्रेडिशनल एकदम थोड़ा बुजुर्ग लोग हैं, थोड़ा सा उनको डिफिकल्ट जाता है। लेकिन इसमें हमारे पूरे 52 जो साल भरे के अंदर हमारे रेडी हुए हैं, ये पूरे यंग जनरेशन है, वो फ्लेक्सिबल रहते हैं और उनको करना इम्पोर्टेंट लगता है। तो अभी हमारे ऐसे पूरे 52 लैब्स अभी अंडर पाइपलाइन है और एक लेबोरेटरी के लिए साधारणतः 5 लाख रुपीस का लोन केस हम सैंक्शन करवा दे रहे हैं जो उनका रिक्वायरमेंट है। और 5 लाख रुपए नो मॉर्गेज नो गारंटर बैंक हमें दे रहा है। ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे लिए दिया है बैंक ऑफ इंडिया ने, और सबसे बड़ा योगदान दिया है खादी ग्रामोद्योग आयोग ने, जिन्होंने हमें विदाउट मॉर्गेज विदाउट गारंटर ये लोन केसेस सैंक्शन करके देने में मदद की है। तो इस हिसाब से अब मैं जो फोकस कर रही हूँ वो ये कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन सॉइल टेस्टिंग, जिसमें कि बैलेंस चीजें होगी। किसान को उसी जगह उसका मिट्टी परीक्षण का रिपोर्ट आएगा, ठीक है, उसे रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे और हमारे इस एंटरप्रेन्योर को मिट्टी परीक्षण के माध्यम से उसका अर्निंग सोर्स चालू होगा। मल्टीपल सर्विसेज वो किसानों को देगा जिससे उसके सर्विसेज के उसको चार्जेस आएंगे और धीरे से हम इनको ना एक हिसाब से एक कियोस्क जैसे बनाएंगे। ये टारगेट के साथ मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को आज कर रही हूँ, सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी को। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत यूनिक कंसेप्ट है। और जैसे आपने बोला कि यूथ उसमें थोड़ा ज्यादा है, तो मुझे लग भी रहा है कि क्योंकि उनका बहुत क्रिएटिव माइंडसेट रहता है, रिस्क टेकिंग रहता है, चलो करके देखते हैं ना, चलो करके देखते हैं ना, तो वो सारी चीजें रहती है। तो जैसे आपने मेरे से जब बातें हुई तो आपको 3 बहनें शायद और एक भाई है और आप है। तो और जिस तरीके का आपका पूरा बचपन का बैकग्राउंड है, से स्कूल का बैकग्राउंड है या आपके पिताजी को हेल्प करना है, तो मुझे थोड़ा सा आपके पिताजी के बारे में और आप उनके ऐसे साथ काम करते थे वो थोड़ा सा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा मार्मिक क्वेश्चन आपने पूछा है डॉक्टर हेमांगी, क्योंकि अभी उद्योग के इसमें मैं घुस गई थी तो मुझे उद्योग के अलावा दूसरा कुछ नहीं सोच रहा था बातों में। लेकिन बिल्कुल सही है, जो जहाँ से मैं निकली हूँ वो बैकग्राउंड भी थोड़ा जरूरी है हमारे लिए। तो हम 5 बहनें हैं, एक भाई है, मतलब मेरे साथ 4 बहनें और हम 5 बहनें एक भाई। और हमारा परिवार चूंकि नागपुर का है और सब नागपुर के ही है, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा गरीब परिस्थिति में से निकले हैं, बेहद गरीबी। मतलब मेरे फादर का जो मुख्य कार्य था वो था साइकिल रिक्शा चलाना। मेरे फादर साइकिल रिक्शा चलाते थे और स्कूल के बच्चे ले जाते थे, मतलब स्कूल के बच्चों को घरों से कलेक्ट करना, स्कूल में ड्रॉप करना, वापस से उनको स्कूल से लेना, घर में ड्रॉप करना। और ये अर्निंग सोर्स था मेरे फादर का। मेरी माताजी हाउसवाइफ रही है और हम सारे बहन भाइयों को मेरे फादर ने उस समय जब शायद से लड़कियों का एजुकेशन इतना पॉपुलर नहीं था या लड़कियों को सिखाना चाहिए ऐसा नहीं था उस समय, हम दोनों तीनों बहनों को हमें इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई उस समय दी थी। और हायर इंग्लिश मीडियम में उन्होंने जब हमें एडमिशन करवाई तो उसका फीस और बाकी सब स्ट्रक्चर वो शायद बेरेबल नहीं रहा हो, लेकिन बावजूद इसके मेरे फादर ने बहुत स्ट्रगल करके हम सारे भाई बहनों को पढ़ाने के लिए वहां से शुरुआत की और उन्होंने नींव रखी। तो हमारी डेवलपमेंट के पीछे जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो मेरे पेरेंट्स का रहा है। मेरे पेरेंट्स मेरे पहले गुरु हैं, मतलब मैं आज भी मानती हूँ और मैं जब तक रहूंगी तब तक
वो मेरे गुरु ही रहेंगे। मेरे माता पिता मेरे गुरु हैं, पहले गुरु वो हैं। और हम लोग बहुत गरीबी से निकले हैं। स्कूल लाइफ में यूं हुआ करता था कि बहुत छोटे मेरे फादर ही मुझे स्कूल में ड्रॉप किया करते थे, लेके भी आया करते थे, मैं उनके रिक्शा में ही जाया करती थी। कई बार लोग बोलते थे, बच्चे हमारे क्लास के, तेरा रिक्शा वाला आ गया, तो उस समय मुझे चिढ़ भी होती थी, रिक्शा वाला नहीं कहना, मेरे बाबूजी हैं, मेरे बाबूजी कहो। तो उस समय मैं चिढ़ भी जाती थी कि मेरे बाबूजी कहो। तो यही हमारा साइकिल हुआ करता था, क्योंकि मेरे फादर की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो भी बहुत वर्स थी। वो भी बहुत स्ट्रगल करके एक रिक्शा खुद अपने दम पर खरीद पाए थे। फिर थोड़ा मैं जब बड़ी हुई तो घर के जो माहौल थे वो बड़े अच्छे थे। देखा मैंने कि मेरे फादर ने थोड़ा मेहनत करके, थोड़ी हिम्मत करके कर्जा लेकर 2 भैंसें खरीदी, और 2 भैंसों से उन्होंने उस समय डेयरी का बिजनेस शुरू किया। बहुत छोटी थी मैं, हार्डली 4th स्टैंडर्ड वगैरह में होंगी तब से। तो ये भैंसों का बिजनेस हमारे घर में था, जो बाद में हमारा फैमिली बिजनेस बन गया। जिसमें मेरी बड़ी दीदी, मेरी मम्मी, मैं और मेरे फादर और मेरी छोटी, तो बहुत छोटी थी उस समय, तो ये सब हम लोग एंगेज होकर हम भैंसों को चारा देना है, खाना खिलाना है, ये सब हम काम करते थे। तो हमारी शुरुआत सुबह 3 बजे से हुआ करती थी। 3 बजे हमें उठना है, भैंसों का कटिया बाटा, उनका चारा बनाना है, और दूध हमें निकालना है। तो मेरे फादर और मैं, हम दोनों दूध निकालते थे, और दूध निकाल के फिर वापस से उनको दूध को किटलियों में डालकर फिर हम डिवाइड हो जाते थे। मेरे फादर एक एरिया, मैं एक एरिया, और हम दोनों एरिया में दूध बांटते थे। अच्छा। ये क्रम हमारा 5:30 बजे तक हुआ कि 5:30 बजे के बाद हम घर आकर ना अपनी तैयारी करके हम 6:30 बजे मेरे फादर के रिक्शा में निकल जाते, साथ में केटलियां लेके निकलते हैं कि हम जिन जिन घरों में बच्चे कलेक्ट करने जा रहे हैं उन घरों में किसी के आधा लीटर, किसी के 1 लीटर हम दूध दें, बच्चे वहां से कलेक्ट करें और हम आगे बढ़े। अच्छा। और यही साइकिल रहा काफी सारे सालों तक। और भैंसों के लिए चारा लाना है, उनके लिए हरा चारा या कटिया लाना है, तो मेरे फादर ने मुझे साइकिल लेकर दी थी। तो ये सब काम उस समय मैं खुद करती थी। अच्छा। मतलब इतना स्ट्रगल वाला हमारा पूरा पीरियड रहा है। और इतने स्ट्रगल में भी मेरे फादर ने और मेरी मदर ने, मेरी आई ने, मेरे पिताजी ने कभी भी हम सारी बहनों को ना पढ़ाई में कमी होने दी, और ना ही रहन सहन में, या आप लड़की हो आप ये नहीं खा सकती, आप लड़की हो सूखा खाओ, ऐसा कोई माहौल हमारे घर में नहीं रहा। हमें जो बेटों को मिला है वही चीजें हमारे पेरेंट्स ने मुझे दिए हैं। तो ऐसे क्रम चलता गया। और फिर कुछ समय के बाद जब मैं 8वीं 9वीं में थी, 9th स्टैंडर्ड में, तो हमारे साथ कुछ हादसा ऐसा हो गया कि बिजली गिरी और खंबे को करंट लग के हमारे घर की 2 भैंसें मर गई। और वो बहुत बड़ा एक सदमा था मेरे फादर के लिए, जहां से वो निकल नहीं पाए, क्योंकि फाइनेंशियल लॉसेस बहुत हो गए थे। और उसके ठीक कुछ समय के बाद हमारे घर की 4 भैंसें चोरी हो गई। ओके। अब ये पता ही नहीं चल पाया कि चोरी किसने की, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी ना हेमांगी कि घर पे करने वाले सिर्फ फादर, उनको कोई सपोर्ट नहीं, ना भाई बहनों का, ना किसी रिश्तेदारों का, ना किसी का फ्रेंड्स का, जो भी आसपास के लोग थे उन्हीं का थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला हो। ना भैंसों को ढूंढ पाने में कोई उनको सपोर्ट मिला, ना हम लोग उनको उस समय सपोर्ट कर पाए, क्योंकि हम भी बहुत छोटे थे। तो वहां से भैंसें चोरी होने के बाद हमारे पास सिर्फ 2 गाय बची, और हमारा जो फैमिली बिजनेस था वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, टूट गया। और वहां से फिर मेरे फादर के लिए दिक्कत गई कि वो वापिस से स्टैंड करे, मतलब रीस्टैंड करे, री बिजनेस शुरू करे। ये काफी दिक्कत हुई, लेकिन रिक्शा वो खींचते रहे। तो ये सब आंखों के सामने, तो रिक्शा चलाते रहे, लेकिन वो जो दूध का जो बिजनेस था वो उन्होंने बंद किया, वो बंद करना पड़ा हमें, क्योंकि हमारा वापस से फाइनेंशियली पोजीशन नहीं बन पाई कि हम उसको रीस्टार्ट कर पाए या शुरू कर पाए। मुझे ऐसे लगता है ऐसे केस में, जैसे आप अभी इंटरप्रेन्योर्स को, नए इंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऐसी तरीके से अगर आपके पिताजी को भी वो टाइम पे ट्रेनिंग मिल जाती तो शायद वो और अच्छे से कर पाते। जी, सपोर्ट मिल पाता, कुछ सब्सिडाइज स्कीम जो आज हम इतने सारे लोगों को देते आ रहे हैं, कैसे करना है जी, उसको कैसे प्रिजर्व करना है, या उसको कैसे आगे बढ़ाना है बिजनेस को, वो थोड़ा उनको समझ में आता और
और अच्छे से, इसलिए ट्रेनिंग हाँ। जो है बहुत इम्पोर्टेंट बहुत है। इम्पोर्टेंट। बिना ट्रेनिंग के अगर आप जाओगे, हाँ। भले आपको फिर तकलीफ आए, प्रॉब्लम आए, कुछ डिफिकल्टी आए, तो ट्रेनिंग आपको वहां पे वहाँ काम करती बहुत है। काम जी, करती जी, है। तो जी। जो भी मेरे प्रेक्षक है वो जो देख रहे हैं, तो मैडम जो है वो ट्रेनिंग देती है। तो अगर इनका नंबर या इनका डिस्क्रिप्शन या इनकी वेबसाइट का सारा डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, तो आप वहां से ले लीजिए और मैडम को कांटेक्ट कीजिए। दूसरी बात ये है कि आप अभी आपके पिताजी के साथ इतना काम किए जी। बचपन से, तो आपने बिजनेस के बारे में क्या टिप्स सीखी? हाँ वो बहुत सही, इम्पोर्टेंट सही। है। हाँ। ये पूरे जो स्ट्रगल वाले दिन रहे ना बिजनेसेस के, इसमें मेरे फादर ने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन सबसे मेन एक चीज सिखाई वो डेडिकेशन। अच्छा। किसी भी बिजनेस में हार्ड वर्किंग के साथ डेडिकेशन आपका हो और उसमें आप घुस जाएं। आप ये ना सोचे कि मैं मालक हूँ, मुझे हर काम करना आना चाहिए, मुझे गोबर उठाना भी आना चाहिए। अगर तो मैं पहले लेबर बनो। जी, हम डेयरी कर रहे हैं तो मुझे गोबर भी उठाना आना चाहिए, मुझे भैंसों को चराना भी आना चाहिए, दूध भी निकालना आना चाहिए। भले ही मैं ना कर पाऊँ, लेकिन मुझे आना चाहिए। तो ये सब चीजें मेरे फादर से सीखी, डेडिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम हुआ करता था और उतने कम समय में हमें अपने बिजनेसेस को भी संभालना है और कस्टमर्स को हम लोगों ने जो समय दिया है, कमिटमेंट, वो हमें निभाना है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम मैनेजमेंट की चीजें कहते हैं ना, वो प्रैक्टिकल रूप में मेरे फादर की तरफ से मैंने बचपन में सीखी हैं। और वहां से फिर धीरे 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 मेरे अंदर वो आते गया कि डेडिकेशन क्या होना चाहिए हमारे काम में, और हार्डवर्किंग किस तरीके से, कोई भी सिचुएशन आए, चाहे बारिश आई हो, कितनी भी तूफान बारिश आई हो, आपको दूध निकालना है। बराबर। यदि आप दूध नहीं निकालते हो तो भैंस बीमार पड़ेगी, बराबर, और वो कंज्यूमर तक दूध नहीं पहुंचेगा। बराबर। तो ये सब चीजें, मतलब हार्डवर्किंग, कंसिस्टेंसी इन बिजनेस, और ये सब चीजें जब हम करते हैं तब हमारा बिजनेस कहीं एक लेवल पे आकर सरवाइव होता है और जिसे हम कहते हैं कि भाई सस्टेन होता है। ये मेरे फादर ने सिखाया। हमारे घर की जब भैंसे नहीं रही या हमारा डेयरी का बिजनेस फेल हुआ, उसके बाद में मेरा 10th हुआ, कॉलेज में मैंने एडमिशन किया, मोता साइंस कॉलेज में मेरे फादर ने मेरा एडमिशन करवाया कि वो चाहते थे मैं साइंस पढूं और मैं डॉक्टर बनूं। डॉक्टर बनाने के चक्कर में उन्होंने अपना सर्वे लगा देने के लिए तैयारी कर ली थी कि मैं कुछ भी करूंगा, कहीं से भी पैसा लाऊंगा, लेकिन आपको डॉक्टर बनाऊंगा। तो वहां से मैंने मेरे फादर का काफी स्ट्रगल देखा। फिर कुछ समय के बाद मेरी जो जिद थी वो इतनी भयानक जिद थी कि जो परिस्थितियां मैंने मेरे घर में देखी हैं कि पैसों के अभाव के कारण एक बहुत अच्छा लेवल का एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं या बहुत बेहतर हम नहीं कर पा रहे हैं, ये चीजें ना मेरे लाइफ में मेरी बहनों के ऊपर आना चाहिए और ना ही कोई ऐसा गरीब उसके ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ की जिद ने फिर मेरा लाइफ टर्न कर दिया डॉक्टर हिमांगी। फिर मैंने वहां से मेरा काम शुरू किया, मेरी सारी सिस्टर्स को मैंने पढ़ाया। अरे वाह! कि उनकी पढ़ाई में कोई कमी ना आए। बराबर है। मेरे भाई की पढ़ाई, मेरे छोटी सिस्टर्स की पढ़ाई, सबकी पढ़ाई मैंने करवाई। अच्छा। मेरी एक सिस्टर अभी टीचर है, एमएड इंग्लिश लिटरेचर है, बीएड इंग्लिश लिटरेचर, काफी हाईली क्वालिफाइड है। सबसे छोटी को मैंने एमबीए करवाया, वो बैंकर है। मेरी बड़ी ताई की बेटी को मैंने आईटी इंजीनियर करवाया। तो ये घर के सारे बच्चों को फिर पढ़ाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर संभालने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैंने मेरी उम्र के 20 साल से लिया है, मतलब फ्रॉम 20 इयर्स ऑफ एज मैं तब से घर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जिद के साथ करते आ रही हूँ। तो ये मेरे फादर रहे हैं जिन्होंने, जिनके नेतृत्व में, जिनके आशीर्वाद से और उनके गाइडेंस से मैं कुछ बन पाई हूँ। और मेरी माँ का योगदान इतना बड़ा है कि शायद हमारे पूरा जन्म चला जाए, हम उसके ऋण जो है वो सोच ही नहीं सकते कि हम उसके ऋण चुका पाए। इतने उन लोगों ने हमें संभाला है हिमांगी। तो आप एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे आए? जी जी जी, वही किस्से आगे कंटिन्यू होते हैं कि घर से एक तो हमें सीख तो घर से ही मिली, लेकिन जिद वो थी कि मुझे खुद को कुछ बनना है। और इन दिनों में जब मैं कॉलेज लाइफ में पढ़ती थी, उन्हीं दिनों मैंने एनसीसी में अपना एनरोलमेंट करवा लिया था। तो एनसीसी के लाइफ ने मेरे लाइफ को टर्न कर दिया, वो चेंजिंग पॉइंट था मेरे लिए। एनसीसी में जब मैं 4 साल रही, 3-4 साल,
उस बीच में मैंने इतनी चीजें सीखी कि उसने मेरी पर्सनालिटी को ही पूरी तरीके से चेंज कर दिया। मतलब हमारी सोच, हमारा एक माइंड सेट, या हमें लोगों की तरफ देखने का नजरिया, जिद, जो जिद थी ना अंदर, उसको हवा देने का काम हमारा एनसीसी ने किया कि यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो, आप किसी सूरत में फेल्यूर नहीं हो सकते, बशर्ते आप लगन से काम करो। तो ये सब तालीम मुझे एनसीसी के उन 4 वर्षों के दरमियान मिली, और डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांग मिला कि डिसिप्लिन के साथ आपको काम करना है, कभी किसी का बुरा नहीं करना है। वहां से मेरी लाइफ पूरी तरीके से टर्न हुई, चेंज हुई, और वो जिद को और हवा मिली। और फिर वहां से निकलने के बाद, एनसीसी से निकलने के बाद मैंने कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज में लिटरली मैंने पढ़ाई छोड़ दी, और फिर वहां से मैंने सबसे पहले शुरुआत की कि चलो हम अपने पैरों पे स्टैंड रहे। ये मुझे एनसीसी ने सिखाया कि अगर आपको लोगों की हेल्प करनी है तो पहले आप खुद की मदद कीजिए, आप पहले खुद खड़े रहे। जब आप खड़े रहेंगे तब आप लोगों को खड़ा रख पाएंगे। ये सीख मुझे एनसीसी ने दी। तो वहां से पहले स्टेप मेरी लगी खड़ी रहने की। तो खड़े रहने के लिए मैंने जॉब ढूंढना शुरू किया। उसके पहले मैं छोटा मोटा काम कर लेती थी और घर में छोटा छोटा हेल्प कर लेती थी। तो पहला जॉब मुझे जो मिला वो 500 रुपए महीने का जॉब मिला। अच्छा, ये 1999 की बात है। और 500 रुपीज महीने के जॉब के लिए मुझे खूब मशक्कत करनी पड़ी। और तब समझ में आया कि भाई हम इतने अच्छे एजुकेशन से जा रहे हैं, हम कैपेबल है, हम एनसीसी के कैडेट रह चुके हैं, सब कुछ रह चुके हैं, और 500 रुपीज के जॉब के लिए तो मेरे जैसे और भी लोग होंगे जिन्हें जॉब सीकिंग करते होंगे, जरूरत है तो, और जॉब अवेलेबिलिटी नहीं है। तो वहां से फिर मैंने सोचा कि जॉब के साथ कुछ और करना है। अच्छा। तो उसी बीच में मैंने ढूंढते ढूंढते एक उद्योजकता विकास प्रशिक्षण शिविर की जानकारी मिली। अच्छा। और वो शिविर था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ वेलफेयर करके एक ऑर्गेनाइजेशन है वहां, और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैंने पहला पार्टिसिपेशन किया। और वहां मुझे डॉक्टर नहीं, हमारे सुभाष भोसले, बाबा साहेब भोसले सर, वो ट्रेनर थे, उनकी मेरी मुलाकात हुई जी। और बाबा साहब भोसले ने वहां से मेरी लाइफ को टर्न कर दिया। मैं लेने गई थी ट्रेनिंग उद्योजकता विकास का, खूब बेहतर तरीके से उन्होंने 5-6 दिन में ट्रेन किया, लेकिन वहां से उन्होंने मुझे बढ़ाना और डेवलप करना शुरुआत की। और फिर मुझे लगा कि मुझे मेरा स्थान मिल गया। अच्छा, मैं जो सर्च कर रही थी कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप ही फील्ड चाहिए, मतलब मैं लोगों को काम दे पाऊं, सच बात है, मुझे उसी रास्ते पे उसी प्लेटफॉर्म से जाना है, और वो प्लेटफॉर्म मुझे वहां मिला। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि सर मैं वॉलंटरीली यहाँ काम कर सकती हूँ, तो उन्होंने हामी भरी, और वहां से मेरी शुरुआत हुई। उन्होंने मुझे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का काम दिया। अरे वाह। और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के काम में उस समय मुझे 5 डेज के 500 रुपीज मिला करते थे। तो मेरा एक बढ़ोतरी हो गई कि 500 रुपए महीने से मैं 2000 रुपए महीने पर आ गई। बाप रे। और फिर बाबा साहब भोसले मल्टीपल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते करते उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। उस समय वो SISI थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, भारत सरकार की बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया एज अ ट्रेनर। अच्छा। तो तब मैं सन 2000, 2001, 2002 ये जो साल गए, इन वर्षों में मैं एज अ ट्रेनर रिप्रेजेंट हुआ करती थी। बराबर है। तो मैं वहाँ ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी, उद्यमिता विकास, म्हणजे कोऑर्डिनेटर से फिर मेरा कन्वर्जन मैंने किया एज अ ट्रेनर करके। और फिर अचीवमेंट मोटिवेशन, ये जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के, ये सारे सब्जेक्ट्स पे मैंने फिर पढ़ाना शुरू किया। और धीरे धीरे ट्रेनिंग देते देते हैं बाबा साहब की छत्र छाया में, उनकी तरफ से मल्टीपल मार्गदर्शन मिलते मिलते हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हमने इस्टेब्लिश किया सन 2003 में। उसमें भी बाबा साहब भोसले का बड़ा योगदान रहा। मेरी संस्था इस्टेब्लिशमेंट करने में उन्होंने हेल्प की। और वहां से नाम जो दिया गया फ्लाइट इंस्टीट्यूट, फ्लाइट स्टैंडिंग फॉर फाइनेंशियल लिबरेटिंग इंस्टीट्यूट गवर्निंग ह्यूमन ट्रांजैक्शन, जिसका मराठी में अर्थ होता है आर्थिक गुलामगिरी रहित समाज निर्मिति। इस कंसेप्ट के साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हमने नींव रखी और वहां से शुरुआत की। तो आज शुरुआत हमारी जो एक जर्नी है वो यहाँ तक है। और इस पूरी जर्नी में मुझे काफी सारे गुरु मिले
बाबा साहब भोसले जैसे, डॉक्टर राजाभाऊ चिटनीस जैसे, डॉक्टर हरीश राठी जैसे बड़े बड़े हमें गुरु मिले। और सबसे बड़ी सपोर्टिंग टीम हमें मिली, जिसमें सबसे बड़ी सपोर्टिंग टीम में से एक पिलर का जो स्टैंड है, मेजर पिलर जिसे हम कहते हैं, सेंटर पिलर, वो सेंटर पिलर मुझे मिला हर्षल के रूप में। मेरा हर्षल, जो हर्षल बुरटकर जिसका नाम है, ये एक सेंटर पिलर है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नींव को सबसे मजबूत स्टैंड देता है, और फिर हम उसमें से काम कर पाते हैं। काफी सारे फ्रेंड्स मेरे मुझे सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली करे या मोटिवेशनल एस्पेक्ट पे करे या कुछ भी करे, लेकिन इन सब लोगों के सर्किल के कारण और इनके योगदान के कारण हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्टैंड कर पाए। और मुझे डॉक्टर हिमांगी, मुझे प्राउड होता है बताते हुए कि सन 2003 से जो हमने शुरुआत की, मतलब मेरी संस्था की, उसके पहले से मैं काम कर रही हूँ, उस समय से लेकर तो आज हम 2025 में हैं। मैंने इस पूरे पीरियड में हमारे पूरे ग्रुप ने 80,000 प्लस लोगों को हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दिया है। बहुत बढ़िया। ये हमारा सक्सेस रेशियो है। वेरी गुड। जिसमें 80,000 प्लस बच्चे, लड़के, फार्मर्स, और ये ग्रुप्स में, बड़े बड़े ग्रुप्स में, बड़े बड़े क्लस्टर्स मैंने डेवलप करके देने में काम किया है। काफी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो पायलट प्रोजेक्ट मैंने गवर्नमेंट को दिए हैं। वेरी गुड। जिसमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम किया, सोसाइटल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो अपने आप में एक नई कंसेप्ट कि सोसाइटल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, और उसके लिए भारत सरकार एमगिरी के इंस्टीट्यूशन ने काफी सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट से, उनके फाइनेंशियल सपोर्ट से, मेरी आइडियाज, मेरे प्लानिंग से हम गढ़चिरौली के बहुत डेंस फॉरेस्ट बेल्ट के नक्सलों के घरों को के बच्चों को निकालकर हमने ट्रेन किया। वेरी गुड। और उनको नई तालीम के तहत एक कॉमन आदमी और एक सोसाइटल एंटरप्रेन्योर हमने डेवलप किए 50 प्लस केवल गढ़चिरौली में। तो ये हमारा एक जर्नी रहा है 2003 से लेकर अब तक, और इस तरीके से मैं सोशल एंटरप्रेन्योर कह लीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फील्ड में मेरे कदम रखे गए। जी। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज, स्कीम्स है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए? जी, ये काफी बेहतर सवाल आपने पूछा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज या स्कीम्स क्या है। तो मैं आपको और सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज या गवर्नमेंट की स्कीम्स, इसकी कोई कमी नहीं है हमारे पास। मतलब आप एक सर्च कर लीजिए गवर्नमेंट लोन स्कीम्स, तो आपको आज गूगल का जमाना है। एक समय पहले हम इंटरनेट से या सोशल मीडिया से इतने टच में नहीं थे। आज हम पूरे सोशल मीडिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब हम काम करते हैं, राइट? तो आप सर्च कीजिएगा, देयर आर मल्टीपल स्कीम्स, सच बात है, ढेरों हजारों स्कीम्स हैं। बस मुझे ये देखना है कि पर्टिकुलरली मेरे लिए, मतलब मैं एक एंटरप्रेन्योर अगर बनना चाहूँ तो मैं कौन सी स्कीम्स कैसे अवेल कर सकता हूँ, और उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन का जो फॉर्मेलिटीज होती है उसके कंप्लायंसेस मैं कैसे दे सकता हूँ। और गवर्नमेंट की स्कीम्स में अगर हम कहें कि भाई वो किसी को मिलती हैं, किसी को नहीं मिलती हैं, तो जो लोग कहते हैं, काफी सारे ऐसे टैबूज हैं, टैबूज ही कह सकते हैं हम कि भाई गवर्नमेंट का स्कीम्स तो सिर्फ अपनी अपनी जगह होती है। ऐसा नहीं है। मैं हमारा एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल के साथ में थोड़ा शेयर करना चाहूंगी कि गवर्नमेंट की स्कीम्स अवेल करने के लिए कोई ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, बस आपके नीयत साफ हो, बराबर है, और आपके काम करने का तरीका सही हो, यू विल गेट द स्कीम्स एंड यू विल अवेल द स्कीम्स। तो बात है गढ़चिरौली की, बात है केवीआईसी की सन 2005-06 की। सन 2005-06 का एक दौर था जिस दौरान खादी ग्रामोद्योग आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, ये उस समय मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज हुआ करता था। इनका एक स्कीम चलता था आरईजीपी, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो इस स्कीम के तहत खादी ग्रामोद्योग आयोग की योजनाओं का अवेयरनेस कैंपेन चलाना था। तो ऐसा पहली बार हुआ कि गढ़चिरौली जैसी जगह, सिरोंचा जैसी जगह, गढ़चिरौली का एक छोटा सा तालुका है, बहुत छोटा और अत्यंत डेंस फॉरेस्ट बेल्ट, मतलब इनहैबिटेड जैसे हम कह सकते, इतना नो कन्वेंस, और एक प्रकार से पूरी तरीके से अलग थलग और हाईली नक्सल प्रोन बेल्ट सिरोंचा। तो यहाँ हम लोगों ने खादी ग्रामोद्योग आयोग का
अवेयरनेस कैंपेन पहली बार ऑर्गेनाइज किया था अच्छा। बामनी गांव में, फर्स्ट टाइम। मतलब ये केवीआईसी के इतिहास का पहला दौर था कि खादी ग्रामोद्योग आयोग को हमने वहां पहुंचाया। बराबर है। तो उस कैंप में तकरीबन उस एरिया के, जैसे सिरोंचा एक ऐसा बेल्ट है जो पूरी तरीके से नदी से घिरा हुआ है। गोदावरी, प्राणहिता और वैनगंगा ऐसे नदियों के संगम है। तो सिरोंचा जगह पर 3 नदियों का संगम होता है और वो नदी जहां जहां से बहती है वो पूरा हमारा महाराष्ट्र का बेल्ट और उस पर एपी का बेल्ट और इस पर छत्तीसगढ़ का बेल्ट, नदी के दायरे में सारे लोग रहते किनारे किनारे। ये लगभग यहाँ फिशरमैन कम्युनिटी है, मतलब मेजॉरिटी। तो हम 60% प्लस कह सकते हैं फिशरमैन। अच्छा। और बाकी पूरे आदिवासी। अच्छा। तो इस बेल्ट में हम लोगों ने पहले इंट्रोड्यूस किया। अच्छा। अब ये हमारे कैंप में आ गए सारे के सारे फिशरमैन। अच्छा। और डिप्टी डायरेक्टर थे उस समय हेड हाउस सर, वेरी डायनामिक पर्सन, बहुत बेहतरीन काम करने वाले। तो उन्होंने अपने स्पीच में कहा कि आप बिल्कुल लोन लीजिएगा, आपके लिए लोन है, हमें बिल्कुल आप केसेस भेजिए, हम आपका लोन निकाल देंगे। अच्छा। जैसे आपने कहा कि भाई गवर्नमेंट की स्कीम्स तो होती है ना, और डिप्टी डायरेक्टर या ऑफिशियल जो होते हैं, ये ऑफिशियल्स बहुत अच्छे से बता देते हैं, हाँ लोन आपके लिए, आप ले लो। तो वहां कैंडिडेट के लिए दिक्कत जाती, कैसे ले, कहाँ जाए, कहाँ अप्रोच करें। तो वहां से फिर हमारी शुरुआत हुई और हमने कैंप लेके हम निकल के आ गए। ठीक है, कैंप खत्म हो गया, वापस आए। उसके कुछ समय के बाद मच्छीमार संघ के अध्यक्ष हमारे पूछू काका, उन्होंने फोन करवा लिया खादी ग्रामोद्योग आयोग में और कहा कि भाई जो मैडम आए थे कविता मैडम, उनको भेजिए, हमारे कुछ लोगों के लोन केस करने हैं, क्योंकि हमें नहीं पता लोन केस के लिए क्या चाहिए। तो सर ने कहा मैम आपको एक बार जाना पड़ता। ठीक है, मैं चली गई सिरोंचा। और लिटरली मैं जिस दिन सिरोंचा गई थी ये सोच के गई थी कि मैं 2-3 दिन में आऊंगी, लेकिन मैं 6 महीना वापस नहीं आई। तो ये वहां की सिचुएशन ने मुझे 6 महीने रुकने को मजबूर किया, 6 महीना प्लस। तो वहां सारे 500 प्लस फिशरमैन लोगों ने मुझे घेर लिया और बोले कि हमारे सब लोगों के लोन केसेस आपने करके देने हैं, 500। अब ये 500 लोगों का लोन सर ने तो कह दिया था हो जाएगा, आप आ जाओ, लेकिन क्वेश्चन मार्क अगेन कि 500 लोगों का लोन एक साथ कैसे होगा। और एक ही बैंक, एक ही ब्रांच, बैंक ऑफ इंडिया का एक ही ब्रांच है सिरोंचा का। अच्छा। तो एक ही ब्रांच कैसे लोन अलॉट करेगी। फिर हमने काका को बताया कि काका इस साल 50 का करते हैं, अगले साल हम 100 का करेंगे, दूसरे साल। तो उसके लिए मच्छीमार संघ के जो लोग थे वो मानने को तैयार नहीं, बोले नहीं हमको इसी साल पूरे लोगों का लोन केस करके चाहिए। अगेन अ क्वेश्चन मार्क, अगेन अ चैलेंज, कैसे करें। फिर मेरा कम्युनिकेशन, तो हमें टॉवर एपी का मिलता था उस समय, महाराष्ट्र का टॉवर है ही नहीं वहां सिरोंचा में। तो जहां से जैसे लैंडलाइन हो, जैसे भी हो, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैंने कहा सर 500 लोगों के लोन केसेस करने हैं इसी साल, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे। तो बोले मैडम कागज, बोले सर किसी के पास कोई कागज नहीं। हम वापस से कागज पे आए कि लोन स्कीम्स है, लेकिन डॉक्यूमेंट की जो कंप्लायंसेस गवर्नमेंट की होती है वो बड़ी भारी होती है और वो करनी होती है। तो डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन के लिए इस केस में ये एक केस सबसे बड़ा प्रयोग जो रहा, ये सबसे बड़ा खादी ग्रामोद्योग आयोग के लिए भी अपने आप में यूनिक एक उदाहरण रहा है आज तक का। तो कागजों में इन्होंने किस तरीके से शिथिलता दी हमें खादी ग्रामोद्योग आयोग ने, क्योंकि ये लोग कभी मच्छीमार कम्युनिटी से है, ये स्कूल नहीं गए, इन्होंने कभी अपना वोटिंग कार्ड नहीं बनवाया। अच्छा। और कुछ नहीं बनवाया। अच्छा, दे डोंट हैव डॉक्यूमेंट्स। फिर वहां से हमें शुरुआत करनी पड़ी कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कंप्लायंसेस कैसे दें। तो फिर हमने रिक्वेस्ट की डायरेक्टर सर से कि सर क्या किया जाए। तो सर बोले कि ग्राम पंचायत से कुछ डॉक्यूमेंट आप ले लीजिए। तो हमने ग्राम पंचायत से डॉक्यूमेंट लिए कि ये इस कम्युनिटी के हैं, क्योंकि उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं थे, बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं रहे, बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो ग्राम पंचायत ने ऑफिशियली ये लिख कर दिया कि ये इस कम्युनिटी के हैं, यहाँ मेरे गांव के रहवासी है सिंस बर्थ, ये जन्म इस समय हुआ है एंड ऑल। और वो एक कागज रिलेवेंट, और उनके पास जो राशन कार्ड होगा, ऐसे 2-3 रिलेवेंट डॉक्यूमेंट पे हमने इनके लोन केसेस तैयार किए, फॉर्म भरवा लिए और लोन केसेस के साथ सबके प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी किए। महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, क्योंकि बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आपका लोन केस सैंक्शन नहीं होता है। ये एक मिरर है मेरे बिजनेस को करने के लिए। तो यू हैव टू शो योर
लगने वाला पैसा और आपका इनकम क्या होने वाला है, माध्यम क्या रहने वाले, तो एक्टिविटी हम क्या दें। तो मैंने सर्वे जितना किया था डॉक्टर हेमांगी, तकरीबन 6 महीने मेरे जो गए वो इसी में गए अच्छा कि एक्टिविटी क्या दें। अच्छा, क्योंकि भाई 500 लोग लोन चाहिए, लेकिन किस लिए चाहिए, बराबर है, अगेन ज्योग्राफिकल मैपिंग पे हम आते हैं। बराबर है। तो वहां मेरा स्कैनिंग शुरू हुआ और स्कैनिंग में जो फाइंडिंग्स मेरे पास आए, जो एनालिसिस रिपोर्ट मैंने निकाला, वो ये था कि ये सारे जितने भी हमारे फिशरमैन थे, ये छोटा छोटा ऐसे टेंट लगाकर रिवर बैंक में रहते थे रात भर, और रात भर ये लोग जो फिशिंग नेट है, जालियां, वो डाल देते थे नदी में, और जितना फिश कलेक्ट होता है वो कलेक्ट करके सेकेंड डे उसको सेल आउट करते थे। यही इनका अर्निंग सोर्स था, मतलब अर्निंग सोर्स के लिए इसके अलावा कोई माध्यम नहीं। और उसमें ये देखा हमने कि एक फैमिली को हार्डली 1 किलो 1.5 किलो झींगा या मच्छी आ रही है, और 120 रुपीज पर केजी झींगा और 40 रुपए किलो मच्छी, ये रेट में बिकता था, 40-50 रुपए किलो। तो वहां से हमारा प्लानिंग शुरू हुआ, इस रिसोर्सेस को उद्योग में कैसे कन्वर्ट करें। मैं रिपीट करती हूँ, कन्वर्जन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, कैसे कन्वर्ट करें। तो कन्वर्जन के लिए फिर हमने प्लानिंग दिया और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। प्लानिंग ये था कि एक परिवार में एक फिशिंग नेट है, तो अब यहाँ पे एक भाई को एक फिशिंग नेट दी जाए। मतलब हमारे पास रिसोर्सेज बहुत है, बस पकड़ने के लिए साधन नहीं है। तो पहले मैंने क्या देना है, साधन। तो हमने साधन दिया, फिशिंग नेट बनाने का यूनिट एस्टेब्लिश कर दिया कि एक घर में एक फिशिंग नेट बनेगा, दूसरे घर में दूसरा, और ऐसे हमने 500 घरों में फिशिंग नेट बनाने का यूनिट का प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रेजेंट किया, और वो हमने काजी ग्रामोद्योग आयोग को लोन केसेस के रूप में दिया। अब वहां से लोन केसेस सैंक्शन हुए, लेकिन बैंक में आने के बाद वापस से क्वेश्चंस आए और मुझे मल्टीपल मीटिंग्स के लिए बुलाया गया। एलडीएम हो या फिर हमारे यहाँ के हेड ऑफिस के ब्रांच मैनेजर हो, हेड मैनेजर हो, इन सब लोगों ने मीटिंग्स में बुलाया कि क्यों दें हम लोन, व्हाई शुड वी। तो मच्छीमार संघ के अध्यक्ष और बाकी सारे लोग मिलके हम रिप्रेजेंटेशन देते थे कि देखिए, आज हमारे पास 500 लोग हैं, 500 लोगों को बिजनेस एस्टैब्लिश करना है, जिसको हम क्लस्टर के रूप में लेंगे। मैं अगेन आ रही हूँ क्लस्टर पे, क्योंकि यह एक्टिविटी कॉमन एक्टिविटी भले ही हो, लेकिन एक बड़ी एक्टिविटी के रूप में हो रही थी कि जिसमें 500 लोग अर्निंग कर रहे हैं। बराबर। तो 500 लोगों का एस्टैब्लिशमेंट का मतलब कितना बड़ा इंडस्ट्री वो हो गई। तो हमने उनको कन्विंस किया कि सर, हमारा एक एक मेंबर 5000 रुपीज पहला अपना मार्जिन मनी डिपॉजिट बैंक को देगा, इससे बैंक का इमीडिएटली फंड बढ़ेगा। ओके। और खादी ग्रामोद्योग आयोग की तरफ से हर एक को 35% सब्सिडी आएगा, तो 35% सब्सिडी, और मेरा डिपॉजिट 5000, इस हिसाब से मेरी रकम बैंक की बढ़ गई। तो बैंक रेडी हो गई, यस हम करते हैं। तो उस समय एक साथ 2 महीने के भीतर 309 लोगों के लोन के सैंक्शन किए डॉक्टर हेमांगी हमने, और एक बंदे को हमने दिलवाया 75,000 का लोन। बाप रे। 75,000 पर हेड, 22,500 की सब्सिडी पर हेड। उनको 22,500 का सब्सिडी आया, 5,000 इसके अपना डिपॉजिट हो गया, मतलब 27,000 रुपए ऐसी रकम थी जो वापस नहीं करनी थी इसने, और बची हुई रकम जो थी वो वापस करनी थी। अरे वाह। 5 इयर्स में। अरे वाह। नो मॉर्गेज, नो गारंटर। तो हमारा 2 करोड़ प्लस का लोन 2 महीने में, 3 महीने में बैंक ऑफ इंडिया सिरोंचा ब्रांच ने नो मॉर्गेज नो गारंटर सैंक्शन करके दिया। वेरी नाइस, वेरी सक्सेसफुल। ये सबसे बड़ा सक्सेस था हमारा। और उनके लोन सैंक्शन होने के बाद उन लोगों को 3 दिन का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का ट्रेनिंग हमने प्रोवाइड किया, सबके लोन दिलवा दिए, सबकी सब्सिडी बंटवा दी, सबके यूनिट एस्टैब्लिश कर दिए। लेकिन अगेन यहाँ हम खत्म नहीं हुए, तो हमने उनको आइस बॉक्सेस मंगाकर सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग कॉमन लेवल पे करवाई, और पहला ही कंसाइनमेंट हमने 400 रुपीज पर केजी के हिसाब से हैदराबाद भिजवाया। झींगा जहां हमारा 120 रुपए किलो बिकता था, 120 का हमने 400 का उनको पहला रेट दिलवाया। फिर हमने इनका एक कोऑपरेटिव बना दिया जो आज भी चल रहा है। वाह, इट इज स्टिल रनिंग। वेरी नाइस। और इस कोऑपरेटिव के माध्यम से आज हमारे जो भी 500 फिशरमैन हैं, ये कॉमन लेवल पे प्रोडक्ट लाते हैं, कलेक्ट करते हैं, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग यही करते हैं,
और वहीं पर मैंने एक बंदे का बर्फ का आइस फैक्ट्री का भी उद्योग मैंने लगवा दिया वहीं अरे पर, वाह, क्योंकि वहां सबसे बड़ी कमी थी बर्फ की। बर्फ लाना पड़ता था 100 किलोमीटर से, सच बात और 100 किलोमीटर दूरी से बर्फ का कॉस्टिंग और टाइम ये बर्बाद होता था। इसलिए मैंने वहीं पर एक बंदे को, गुजराती बंदा है, उसको बोला भाई आइस मेकिंग का इंडस्ट्री चालू करो। उसने किया और वो आज भी अस्तित्व में है। वेरी नाइस। तो ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में हम क्या लर्न करते हैं? पहला, गवर्नमेंट का स्कीम्स है, एक साथ अवेल की जा सकती है। कंप्लायंसेस थोड़े बहुत 19-20 कर सकते हैं, हो सकता है, लेकिन कंप्लायंसेस करके दे सकते हैं। एक्टिविटी सिलेक्शन जो है वो अवेलेबल रिसोर्सेस को पकड़ कर कीजिए, बराबर है, क्योंकि मेरे रिसोर्सेस जो है उसको मैंने कन्वर्ट करना है एंटरप्रेन्योरशिप में। बराबर है। तो कन्वर्जन ऑफ लोकल रिसोर्सेस इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। और एक ही एक्टिविटी अगर 500 लोग अपना अर्निंग एट द रेट ऑफ 400 पर केजी के हिसाब से अवेल कर रहे हैं, तो ये पर डे का कम से कम 40 से 50 लाख का टर्नओवर हो रहा है। बराबर है। इतने बड़े टर्नओवर के साथ कोई इंडस्ट्री खड़ी होती है, बराबर है। तो एक छोटे से गवर्नमेंट लोन स्कीम का कन्वर्जन हुआ है एक बड़ी इंडस्ट्री में। ये एक एग्जांपल सेट किया है हमने, और ऐसे मेरे काफी सारे क्लस्टर्स है जिसको हमने सेट किया है बड़े उद्योगों में। बराबर है। अभी इतने आपका 25-30 साल का अनुभव है एंटरप्रेन्योरशिप में, तो अभी आप में ये एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में क्या चेंजेस दिख रहे हैं? जी, चेंजेस काफी सारे आए हैं और वो अच्छे भी हैं। जी, हम लोग जब काम किया करते थे तो हमें लोगों को मोटिवेट करने के लिए दरवाजा नॉक कर करके मोटिवेट करना पड़ता था कि आओ आपके लिए स्कीम से आप लो, आप उद्योग करो। लेकिन चूंकि हमारे भारतवर्ष में जो हमारे ग्रामीण लोग हैं या शहरी लोग हैं, जो हम हैं, इवन मैं भी, हम में से किसी का बैकग्राउंड उद्योग का नहीं रहा डॉक्टर हेमांगी। हम में से कोई उद्योग बैकग्राउंड से नहीं है, ना हम बॉर्न एंटरप्रेन्योर है और ना हमने देखा है सिर्फ सर्विस सेक्टर के लोग देखे। हमारे घरों में जो भी हमने देखा है कि हम कहीं जॉब कर रहे हैं या हम खेती कर रहे हैं, इसके अलावा हमने एंटरप्रेन्योरशिप को या उद्योगों को देखा ही नहीं। ये पर्टिकुलर कुछ कम्युनिटीज का उद्योगों का एक वारसा होता है जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी चलते रहती, ऐसा हमारे कॉमन कम्युनिटी में नहीं है। तो चूंकि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा विषय है कि जो इजीली एक्सेप्ट नहीं होता, नहीं करते और बड़ी दिक्कतें आती है। उन्हें सबसे पहले रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं लेनी होती है, और रिस्क टेकिंग के बिना उद्योग नहीं होता, और रिस्क लेने के लिए युवा रेडी नहीं होते। उनका एक क्वेश्चन एक ही रहता है कि मेरा काम चलेगा नहीं चलेगा, सक्सेस होगा नहीं होगा। तो उस समय हम लोगों को ना खूब लोगों को मोटिवेट करना पड़ता था कि आप शुरू करो। और वहां से धीरे धीरे जब लोगों ने थोड़ा थोड़ा शुरुआत की, तो धीरे धीरे एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा, ऐसे काफी सारे डेवलपमेंट लोगों में दिखते गए कि ये सक्सेस हुआ है, मुझे भी अभी होना चाहिए। और बड़े मात्रा में महिलाओं ने इसमें सक्सेस हासिल किया है एसएचजीज के माध्यम से। जैसे कोई एक आध एसएचजी ने बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया हो, तो उस बचत गट को देख के दूसरा बचत गट मोटिवेट होता है और वो उद्योग शुरू करता है। वेरी नाइस। तो वहां जब हमें दिक्कतें आती थी, चैलेंजेस आते थे, आज वो कम है। अच्छा, आज क्या हो रहा है, जैसे खुद लोग हमारे पास आते हैं, अप्रोच करते हैं कि मैडम हमें उद्योग शुरू करना है, हेल्प कीजिए, गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बताइए। पहले हम जाया करते थे लोगों के पास, आज भी कुछ जगह हमें जाना होता है, लेकिन लगभग लोग हमारे पास आते हैं। ये एक डिफरेंस चेंजेस हमने देखे कि लोग अब थोड़े से उठकर आने लगे उद्योग की फील्ड में और आना चाहते हैं, और महिलाओं का योगदान उसमें ज्यादा रह रहा है। वेरी गुड जी। अभी और एंटरप्रेन्योर्स बढ़ाना चाहिए या महिलाएं एंटरप्रेन्योर्स बढ़ाना चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे? जी बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है या बहुत सारे फील्ड्स है जिसमें एंटरप्रेन्योर डेवलप हो सकते हैं, बहुत सारी। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि पूरी दुनिया एंटरप्रेन्योरशिप में, मतलब मैं जब ट्रेनिंग देती हूँ तो मेरा सबसे पहला एक ही क्वेश्चन होता है सबको कि आपके इर्द गिर्द क्या चीजें दिखती हैं। अच्छा, तो मेरे इर्द गिर्द आप कुछ भी देख लीजिएगा, मैं आपको देखूं, मैं कैमरा को देखूं, मैं लोगों को देखूं, ये सब उद्योग है। सच बात है, एवरीथिंग इज उद्योग। कैमरा इज उद्योग, सच बात है। जो घड़ी मैंने लगाई है वो उद्योग, सच बात है। जो कपड़े मैंने पहने उद्योग, मतलब देयर आर मल्टीपल इंडस्ट्रीज और ये सारा उद्योग है।
तो उद्योग को इस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं बची, वो इस्टेब्लिश्ड है। व्हाट आई हैव टू डू, मुझे उसमें अपनी स्पेस बनानी है केवल। आई हैव टू मेक अ स्पेस। तो मैंने जब मेरी स्पेस बनानी है तो मुझे स्पेस बनाने के लिए गाइडेंस चाहिए कि मैं कहाँ स्पेस बनाऊं। बराबर है। मैं कैमरा फील्ड में जाऊं या मैं सर्विस फील्ड में जाऊं, तो आई हैव टू मेक द स्पेस। बराबर है। उद्योग तो ऑलरेडी बने हैं, बराबर है। स्पेस तो पहले से उद्योग एस्टैब्लिश है सारे, एवरीथिंग। आप ये बोल ही नहीं सकते कि ये उद्योग नहीं है। आज हम चांद तक पहुंच गए, आज हम सैटेलाइट हमारे ऊपर तक, मंगल ग्रह तक लेकर गए, ये उद्योग है। और उसको एलन मस्क से लेके सारे लोगों ने अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया और वो स्पेस स्टेशन पे लोगों को भेज रहे। मतलब दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन कि स्पेस तक भी जाने का उद्योग कोई खड़ा कर सकता है। तो भाई स्पेस तक जाने का उद्योग खड़ा हो चुका है, वी हैव टू मेक द स्पेस। हमें अभी अपनी जगह बनानी है। तो यहाँ लिमिटेशंस भले ही हो, लेकिन उद्योग में यह कहा जाता है स्काई इज द लिमिट, आप कुछ भी कर सकते हो। तो उद्योग में अभी देखिएगा, आपको जगह बनाने के लिए सिर्फ घुसना भर है। तो मैं नई जनरेशन को यही कहूंगी कि सिर्फ अपनी अपॉर्चुनिटीज को सर्च कीजिए, कैपेबिलिटीज को अपने और बढ़ाइए, जो होगी उससे और ज्यादा बढ़ाइए, और एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में बिल्कुल एक बार कदम जरूर रखिए, क्योंकि यहाँ से हम दुनिया बदल सकते हैं। वी कैन क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड। ये मैं यंग जनरेशन को डेफिनेटली कहती हूँ। महिला उद्योगिकता बढ़ाने के लिए क्या हमें स्पेसिफिक करना पड़ेगा? महिलाओं के लिए मैं ये कहूंगी हेमांगी जी, क्योंकि महिलाएं जो है वो कड़ी मेहनत करके उद्योग करती हैं, बहुत बेहतर तरीके से प्रदर्शित करती हैं। महिलाओं के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। उनके लिए टॉप प्रायोरिटीज उनकी फैमिलीज हैं, और फैमिलीज के लिए वो इतनी डेडिकेटेड रहती हैं कि पहले फैमिली करेगी, फिर अपना व्यवसाय करेगी या उद्योग करेगी, लेकिन दोनों बैलेंस कर रही है, दोनों। और उसमें एक चीज और भी देखने को मिल रही है कि जहां जीरो अर्निंग सोर्स था, वहां उसने फैमिली को मेंटेन करके, फैमिली को डिस्टर्ब ना करते हुए अगर अपना अर्निंग सोर्स जनरेट कर रही है, तो ये बड़ा अचीवमेंट है महिलाओं का। बस करना ये होगा कि भाई इन बैलेंस में एक चीज ये देखनी होगी कि उद्योग को बहुत बेहतर तरीके से, बहुत बेहतर प्रदर्शन अगर वो करती हैं और थोड़ी प्रायोरिटीज फैमिलीज के साथ साथ उद्योग को भी देती है, तो वो ये बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। ये मेरा एक महिलाओं के लिए मेरा एक स्टडी रहा है हेमांगी जी। वेरी नाइस जी। अभी तक बहुत अच्छे से चर्चा हुई है। अभी लास्ट का सवाल है जी कि आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या है? हाँ ये बड़ा कठिन क्वेश्चन है। लास्ट बट नॉट लीस्ट ऐसे वाला हो गया, लेकिन कठिन सवाल है। फ्यूचर प्लानिंग काफी सारे हैं, और जो काम जिस तरीके से मैं करती हूँ वो पूरे इनोवेटिव रहते हैं। मतलब सब नए 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 नए। तो मैं नया प्रोजेक्ट भी कोई हाथ में आए या कुछ कंसेप्ट आ जाए दिमाग में, मैं उसको भी लेकर काम करना चाहूंगी। लेकिन अभी से जो मेरी तैयारी है फ्यूचर के लिए, वो सबसे बड़ा मेरा फोकस है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीप्रेन्योर्स। ओके जी, एग्रीप्रेन्योर्स का मतलब एग्रीकल्चर के एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि कृषि क्षेत्र ये सबसे बड़ा प्राइमरी क्षेत्र है मेरे भारत देश का। जी, मेरे देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी कृषि क्षेत्र पे चलती है, और कृषि क्षेत्र की जो अवस्था है कुछ समय से वो बहुत खराब है। आप खुद आंखों से देखती हैं कि कृषक जो है वो कम हो रहे हैं, क्योंकि पुरानी जनरेशन अभी काम करने के लायक नहीं बची, उनकी क्षमता खत्म हो रही है, और नई जनरेशन कृषि में जाना ही नहीं चाहते हैं। कोई भी किसान ये नहीं कहता कि मेरे बेटे को बड़ा होकर मैं किसान बनाऊंगा। ये हमारे लिए बड़ी दुविधा है। तो किस तरीके से मेरे यंग जनरेशन हमारी भारत की एग्रीकल्चर इकोनॉमी में हाथ बटाए, क्योंकि बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो उसके लिए जरूरत है कि भाई एग्रीप्रेन्योर्स हम डेवलप करें। जी, नई नई टेक्नोलॉजीज हम किसानी में दें, खेती किसानी में नई टेक्नोलॉजीज, नए इनोवेशंस, ये चीजें हम दे। एआई का प्रयोग हम करें। तो एआई का प्रयोग से हम क्या करते हैं कि नई जनरेशन को एंगेज करते हैं। अब जैसे किसानी में नई जनरेशन एंगेज हो जाएगी, तो डेफिनेटली जो हमारे आज के बूढ़े हाथ हो चुके हैं, इनको एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा। और एग्रीप्रेन्योर्स अगर ज्यादा से ज्यादा डेवलप हुए, सही बात है, तो मेरे किसानी को एग्रीकल्चर का कन्वर्जन एक उद्योग में होगा, जो आज के तारीख में हमें कम देखने मिलता है। तो मेरा फोकस जो ज्यादा है वो ये है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीप्रेन्योर्स,
and creation of new technologies and development of new technologies in agriculture sector. वेरी नाइस। मैं ये फ्यूचर के साथ, और इसी फ्यूचर को लेकर हमने सॉइल टेस्टिंग वाला जो कंपोनेंट चालू किया है वो यही सोच के किया है कि ये सॉइल टेस्टिंग में अगर मेरी नई जनरेशन एंगेज हुई और छोटा छोटा माध्यम से गांव में ही अगर वो सर्विसेज देना शुरू कर दिए किसानों को, चाहे ट्रेनिंग के रूप में हो या टेक्नोलॉजीज के रूप में हो, तो ये नई जनरेशन खेती की तरफ ज्यादा जाएगी। वेरी नाइस। और यहाँ ये मेरा फ्यूचर का धीरे धीरे क्यों ना हो एक सपना थोड़ा पूरा होते हुए मुझे दिख रहा है। वेरी गुड। और हम करके रहेंगे उसको डॉक्टर हेमांगी। वेरी गुड जी। बहुत इलेबोरेटली और बहुत अच्छे से विद बहुत अच्छे एग्जाम्पल देख के आपने इस विषय को रखा है, पूरे एंटरप्रेन्योरशिप को। आपका पर्सनल अनुभव, आपके लाइफ में जो हुए घटनाएं, आपके पिताजी के, या आपने जो भी एजुकेशन एक्सपीरियंस लिए, इतना सारा सब कुछ बताया, उसके लिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरे प्रेक्षक हैं उनको ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण लगेगा। और किसी को भी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर कुछ भी डिस्क्रिप्शन चाहिए या डिटेल चाहिए या ट्रेनिंग चाहिए या नॉलेज चाहिए, जो भी चाहिए, तो मैडम के जो भी डिटेल्स रहेंगे, उनकी फ़ोन नंबर, वेबसाइट वगैरह, ये सारा चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ। तो वो सब सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा बाद में, और मैडम को आप कांटेक्ट कर दीजिए। इसके साथ मैं आपका धन्यवाद देख के मैं यहाँ पे ये जो हमारा जो बातचीत है यहाँ पे ही ख़त्म कर रही हूँ। और मेरे प्रेक्षकों को सबको आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से देखा, उसके लिए धन्यवाद दे रही हूँ। और इसके साथ भी और भी बहुत सारी चीज़ें मैं लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मेरा वेट करते रहिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।